अस्सलाम वालेकुम। अब क्लास का अपनी बाकायदा आगाज़ करते हैं। लास्ट क्लास हमने जो है नेस्टेड इफ लूप पे जो है ना एग्जिट की थी। उसके बाद हमने बोला था कि नेक्स्ट क्लास से हम उसको कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम जो है ना पाइथन की तमाम बेसिक्स चीज़ों को सीखते आ गए हैं और कंडीशनल स्टेटमेंट को भी हमने अच्छे तरीके से समझा है, बड़े ही डीप में जाके। इफ एल्स को भी सीखा, फॉर लूप को भी सीखा। अब नेस्टेड फॉर लूप पे हम जो है ना स्विच हो रहे हैं और इसको देखने के बाद हम व्हाइल लूप्स और फंक्शंस को पढ़ेंगे। अभी तक आप लोगों का कोई भी सवाल किसी भी क्लास से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप वो मेरे से कर सकते हैं। बाकी अगर कोई क्लास में मेरे से सवाल करते हुए किसी को अगर ये लग रहा है कि मैं ये सवाल करूंगा तो मतलब दूसरे स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, तो पहले दिन से मैं ये कहता हुआ आ रहा हूँ कि आप मतलब ये नहीं देखें कि दूसरा क्या कहता है, आप बस सवाल करें। और अगर किसी को इंडिविजुअल सवाल करना है तो वो क्लास के बाद, हम जब हमारी क्लास खत्म हो जाती है तो इंडिविजुअली भी जो है ना मैं आंसर आपको कर सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड। बाकी आप व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप नेस्टेड इफ लूप की तरह ही होता है। नेस्टेड इफ लूप में हमने देखा था कि भाई लूप के अंदर लूप का होना, एक जैसे लूप है फॉर लूप, उसके अंदर दूसरा फॉर लूप अगर मौजूद हो तो उसको हम नेस्टेड फॉर लूप कहेंगे। कंडीशन इनसाइड अ कंडीशन इज कॉल्ड नेस्टेड कंडीशन। अब इसकी वर्किंग को समझते हैं। हमें ये पता है कि फॉर लूप किस तरीके से वर्क करता है। अब फॉर लूप और इनसाइड अ फॉर लूप को देखेंगे। ये एक हमने लूप लिखा हुआ है जो कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करवा रहा है, 1 से लेके 10 तक की नंबर्स की। पहला लूप चलेगा फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 11 तक, जो कि 11 तक नहीं जाएगा, हमारे पास 10 तक चलेगा। यहाँ से 1 उठ के आएगा और फिर 1 जब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन हमारी 10 तक एक्सीड ना कर जाए। जैसे ये कंडीशन हमारे पास 10 तक एक्सीड कर जाएगी तो हमारा ये लूप एग्जिट हो जाएगा। जैसे ये लूप एग्जिट होगा हमारे इनर लूप की बॉडी एंड होगी। एंड होने के बाद हमारे दोबारा आउटर लूप पे स्विच कर जाएगी। फिर आउटर लूप के पास पहले 1 था, दूसरी दफा में 2 आएगा। जैसे ही 2 आएगा तो फिर ये जो इनर लूप है वो फिर अगली दफा 10 दफा चलेगा 2 की वैल्यू पे। 2 की वैल्यू पे चलने के बाद जब ये एग्जिट होगा तो फिर 3 पे होगा। तो इसी तरीके से 1 से लेके 10 तक हमारा आउटर लूप चलेगा और हर एक वैल्यू पे इनर लूप 10 दफा चलेगा। तो इससे हम ये कर सकते हैं कि भाई 10 हम इसका लेंगे आउटर लूप का, और हर एक वैल्यू पे इनर लूप चलेगा तो इनर लूप हर दफा 10 दफा चलेगा। तो ये टोटल हमारे पास कितनी आइट्रेशंस आ गई? टोटल हमारे पास 100 आइट्रेशंस आ गई। अब इन आइट्रेशंस को हम कोड में देखेंगे। कोड ये बेसिकली हमारे पास जो है ना, अगर आपसे कोई बोले कि आप 2 से लेके 10 तक जो है ना टेबल आप प्रिंट करवाएं तो आप उसके लिए इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। मैं इस कोड को रन करता हूँ और उसके बाद उसकी वर्किंग को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास फोर लूप है। हमारे पास 1 आया इधर से उठ के। जैसे ही 1 आया तो 1 को अब वो अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट्स में चलाएगा। जैसे ही वो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स में चलाएगा वो फोर लूप की बॉडी के अंदर आया। फोर लूप की बॉडी के अंदर आने के बाद उसको एक और फोर लूप मिला। अब उस इस फोर लूप पे वो वही काम करेगा जो उसने इस फोर लूप के ऊपर इम्प्लीमेंट किया था। अब यहाँ पे हमारे पास रेंज आ रही है। अब ये रेंज इसी रेंज के बराबर है। तो जे आएगा और यहाँ से 1 उठाएगा। 1 उठाने के बाद आई हमारे पास 1 है, 1 को मल्टीप्लाई कराएगा 1 के साथ, हमारे पास 1 आउटपुट आ जाएगा। ये लूप जब तक चलेगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, जब तक हमारे पास 10 वैल्यू एक्सीड नहीं हो जाएगी। जैसे ही हमारे पास 11 वैल्यू आएगी फोर लूप एग्जिट कर जाएगा और दोबारा फिर उसके पास
यहाँ पे 2 वैल्यू आ जाएगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 है। 2 जैसे ही इधर आएगा तो फिर यहाँ पे हमारे पास 2 से लेके 20 तक मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से 1 से लेके 10 तक हमारे पास इसकी मदद से टेबल आ रहा है। मैं ज्यादा डीप में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि लास्ट क्लास में हमने फोर लूप की तमाम वर्किंग को समझ लिया था। अब यहाँ पे मैं आपसे सवाल करूंगा, आप जल्दी जल्दी जो है ना मुझे चार्ट में आंसर दीजिएगा। बड़े ही बेसिक और बड़े आसान सवाल कर रहा हूँ। इस पूरी चीज को हम क्या कहेंगे? इस एग्जांपल को हमने देखा था कि एक डिक्शनरी है। डिक्शनरी के अंदर कीज और वैल्यूज के पेयर में डेटा मौजूद है, और हर की के आगे मुख्तलिफ डेटा टाइप्स का डेटा अवेलेबल है, जिसमें से अगर मैं इसको कहूँ तो ये इंटीजर टाइप का है, इसको कहूँ तो ये बुलियन टाइप का है, इसको कहूँ तो ये एक लिस्ट टाइप का डेटा है, और अगर इसको मैं बताऊं आप लोगों को तो इसको कहेंगे डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी, डिक्शनरी इनसाइड अ डिक्शनरी। तो अब हमें बेसिकली ये करना है कि इस स्किल्स की वैल्यूज को प्रिंट आउट करवाना है। इस स्किल्स की वैल्यूज को प्रिंट आउट करवाने के लिए हम लूप लगाएंगे। लूप हमारे पास क्या काम कर रहा है? लूप सबसे पहले हमारे पास उस डिक्शनरी में जाएगा। उस डिक्शनरी में जाने के बाद वो 1 बाय 1 कीज को एक्सेस करेगा। सबसे पहले फर्स्ट नेम उसके पास एक्सेस होगा, उसके बाद लास्ट नेम, उसके बाद एज, उसके बाद कंट्री। सही। वो हमारा लूप चल रहा है। सबसे पहले उसके पास फर्स्ट नेम आया, उसके बाद वो इफ की कंडीशन पे आया। इफ की कंडीशन पे जैसे ही आया, उसने देखा कि भाई यहाँ पे कंडीशन मीट नहीं हो रही, फर्स्ट नेम इज नॉट इज इक्वल्स टू स्किल्स। लूप यहाँ से हमारा, यहीं पे हमारा लूप आगे नहीं बढ़ेगा। दोबारा वो चेक करेगा दूसरी चीज को, जो कि लास्ट नेम है। फिर तीसरी दफा आएगा। जब वो छठी दफा आएगा तो उसको स्किल मिल जाएगा। वो बोलेगा कि भाई स्किल इज इक्वल्स टू स्किल, कंडीशन ट्रू। अपनी बॉडी के अंदर आएगा। जैसे ही बॉडी के अंदर आएगा उसको एक और फॉर लूप मिलेगा। फॉर लूप में अब उसके पास क्या कंडीशन है कि भाई आप एक वेरिएबल, न्यूली क्रिएटेड वेरिएबल बनाओ, और उस वेरिएबल में क्या चीजें लाओ? पर्सन से, जो कि एक डिक्शनरी है, उसमें से स्किल लिस्ट के ऊपर आप अपनी वर्किंग करो। तो लूप हमारा यहाँ पे दोबारा स्विच करेगा। पर्सन में स्किल्स को ढूंढेगा, उसको स्किल मिल जाएगा। अब स्किल के आगे एक लिस्ट उसको मिली है। जैसे ही उसको लिस्ट मिलेगी तो यहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगी पूरी की पूरी। अब स्किल का फंक्शन क्या करेगा? स्टिल स्किल का वेरिएबल, फंक्शन नहीं वेरिएबल, स्किल का वेरिएबल सबसे पहले आएगा। पहला वेरिएबल उठाएगा, उसको पाइथन मिलेगा। दूसरा उठाएगा मैटलैब मिलेगा। तीसरा उठाएगा आर मिलेगा। तो वो फिर 1 बाय 1 हर वेरिएबल को प्रिंट करवा देगा। तो ये बेसिकली इसकी वर्किंग है। या फिर अभी इसको हम प्रिंट करवाते हैं। तो आप देखें पाइथन मैटलैब आर सी। अगर मैं चाहता हूँ कि आप स्किल के बजाय एज को जो है ना प्रिंट करवाएं, तो वो किस तरीके से करवाएंगे? मुझे जल्दी से इसका कोड लिख के भेजें। मुझे अभी तो मैंने लिस्ट को आउटपुट करवाया है ना, अभी मुझे एज को आउटपुट करवाना है। मतलब मेरे पास 96 आए, ऐसी क्या मैं कमांड लिखूंगा कि मेरे पास 96 आउटपुट आ जाए? ये चीज हम सीख सकें। आप कोड लिख के भेजें। कोड में थोड़ी सी गलती होगी तो मसला नहीं है। मैं बेसिकली ये देखना चाह रहा हूँ आपको लॉजिक आती है या नहीं आती। ये कोड भी आप लोगों को आता है, लेकिन मैंने सिर्फ इस उससे कि यहाँ पे हमारे पास इनसाइड एक और फॉर लूप इस्तेमाल हो रहा है, आपको मसला ना हो। दोबारा कोड को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद नीचे आया, और मेरे पास फॉर की इन पर्सन, सुमैया ने मुझे चलें जवाब दिया है। अब मैं यहाँ पे फॉर की इन पर्सन में लिख दिया सही। अब सुमैया मुझे एज एक्सेस करवानी है, मुझे एज का आउटपुट लाना है। मिसाल के तौर पे ये मेरा प्रोग्राम है, और मुझे जो है ना मेरा जो बॉस है वो बोल रहा है यार आप मिलन जो है ना, मिसाल के तौर पे इसको हम कर देते हैं
सैफुल्ला खान। सैफुल्ला का भाई जो है ना, मुझे आप एज बताओ। तो मैं वहां पे बैठ के सोच रहा हूँ कि मैं क्या कोड लिखूं। सही। अब ये फॉर की इन पर्सन तो लिखा हुआ है। सही। फॉर की इन पर्सन लिखा हुआ है, अब मैं ऐसा क्या लिखूं, पूरा कोड भेजें। हाँ, फॉर की इन पर्सन की इज इक्वल्स टू एज। बिल्कुल सही। अब यहाँ तक आप लोगों ने सही बता दिया है मुझे। अब आगे मैं क्या कमांड लिखूं, जल्दी बताएं। प्रिंट एज। सही भाई, जीशान ने अभी तक सही आंसर दिया है, बाकी लोग भी मुझे आंसर दे दें ताकि फिर मैं उसको यहाँ पे लिख दूं। अगर आपको आता है फिर फिर भी आप जवाब दें, मतलब ये नहीं कि मुझे आता है मैं जवाब नहीं दे रहा। अगर आता है जब भी दें, नहीं आता जब भी दें। मसला, अगर कोई एरर है आपकी कोडिंग में तो हम देख लेंगे। आपके आंसर को सिर्फ मैं देख सकता हूँ, मतलब दूसरे पार्टिसिपेंट्स आपके आंसर को नहीं देख रहे। तो ये अभी तक हमारे पास ये आउटपुट आया है, सारे लोगों ने ये भेजा। उसमें एज के आगे जो एक डॉट लगा है उसमें आपने ब्रैकेट नहीं लगाई है। नहीं, ऊपर ऊपर इफ की इज इक्वल टू के आगे। हाँ, यहाँ पर। अभी भी मेरे पास कुछ प्रिंट नहीं हुआ। सर अगर हम लिखते हैं प्रिंट और ब्रैकेट में की लिखते हैं। आप कोड लिख के भेजें, मैं कॉपी पेस्ट करूंगा। आप अभी दोबारा यहीं पे आ जाते हैं। यहाँ तक तो भाई, यहाँ तक तो सबने सही बताया है मुझे। इसके बाद ये प्रिंट क्यों नहीं कर रहा है, ये आप ये बताएंगे मुझे। अच्छा, ये एरर भी नहीं दे रहा। इफ की, जिशान ने मुझे कोड भेजा है, जिशान का कोड मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। जिशान बोल रहे हैं भाई, अगर आप इफ की इज इक्वल्स टू इस तरीके से कर दें तो आउटपुट हमारे पास आ जाएगा। मैं इसको रन करता हूँ और मेरे पास भाई ये तो एरर दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये करेंगे और इसको रन करेंगे, अभी भी मेरे पास एज जो है ना वो रिटर्न नहीं हुई। हमने ये सीखा था कि डिक्शनरी में से वैल्यूज को किस तरीके से आउट किया जाए। अब चले मैं बता देता हूँ इसका। तो भाई, इसके लिए तो हमें फोर लूप लगाने की जरूरत ही नहीं है। फोर लूप तो हम जब लगा रहे हैं ना, कि जब हम किसी लिस्ट को प्रिंट आउट करवाना चाह रहे हैं, उसमें से हर वेरिएबल को वन बाय वन, जब हम फोर लूप लगा रहे हैं। अभी तो हमारे पास सिर्फ सिंगल वैल्यू है, तो सिंगल वैल्यू में हम क्या करेंगे कि भाई डिक्शनरी का नाम लिखेंगे। डिक्शनरी का नाम लिखने के बाद हम उसके अंदर वैल्यू को पास कर देंगे। हम जैसे ही वैल्यू को पास करेंगे, मेरे पास 96 लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आप फोर लूप की मदद से करना चाह रहे हैं, तो फोर लूप की मदद से आपको क्या करना पड़ेगा। फोर लूप की मदद से आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि प्रिंट करवाओ एज। अब लेकिन उसको ये नहीं पता कि एज क्या है, किस चीज की एज। सही। तो फिर यहाँ पे आप पर्सन लिखेंगे। पर्सन लिखने के बाद डबल ब्रैकेट्स देंगे, और डबल ब्रैकेट्स के अंदर की को जो है ना आप पास करेंगे। सही। अब की हमारे पास एज है, मतलब जब यहाँ पे की आएगी, यहाँ पे एज हमारे पास चेक होगी। जैसे ही एज चेक होगी तो हमारे पास यहाँ पे की के अंदर एज वैल्यू होगी। नेक्स्ट कमांड पे आएगा, वो चेक करेगा डिक्शनरी को। अब डिक्शनरी के अंदर क्या फाइंड करना है, उसको एज को फाइंड करना है। मैं जैसे इसको रन करूंगा तो मेरे पास इसका आउटपुट आना चाहिए। इन डबल ब्रैकेट्स की मदद से जो है ना वो सही नहीं हो रही। तो ये आपने जो बताया था, ये गलत बताया था। इसको बगैर ब्रैकेट्स का देंगे, क्योंकि ये हमारे पास सिंगल वैल्यू है। अगर हम इसके अंदर डबल ब्रैकेट लगा देंगे तो ये हमारी जो वैल्यू पास हो रही होगी, ये एज अ लिस्ट पास हो रही होगी। सही। चलें, अभी हमने सीख लिया कि किस तरीके से वैल्यूज को जो है ना आउट करवाना है। अगर आप मुझे जल्दी से लास्ट नेम को प्रिंट करवाने का कोड भेज दें। हम क्या करेंगे, हम पर्सन का नाम लिखेंगे जो कि हमारे डिक्शनरी का नाम है। डिक्शनरी का नाम लिखने के बाद हम डबल इन्वर्टेड कॉमास में वो की पास करेंगे जिसका हमें आउटपुट चाहिए। मुझे लास्ट नेम का आउटपुट चाहिए, तो मेरे पास यहाँ पे लास्ट नेम का आउटपुट खान शो हो जाएगा। सही। आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसका मतलब नोट नहीं कर रहे चीजों को। सही। जिशान ने सही भेजा है मुझे आंसर। हम अपनी जो है ना दूसरे एग्जांपल पे बढ़ते हैं और वहां पे देखते हैं कि हमारा फोर लूप जो है ना दूसरे फोर लूप के अंदर किस तरीके से काम कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे हम जो है प्राइम नंबर्स को ऐड करवा रहे हैं, और ऐड करवाने के बाद उनका जो है ना हमें सम चाहिए।
अब उनका सम्स देखने के लिए हमने एक कोड लिखा फॉर आई इन रेंज 17 से 54। हमारा सवाल है कि 53 तक चलाएं, तो हमें पता है कि हमारा जो रेंज का फंक्शन है वो एक वेरिएबल कम चलता है, 17 आएगा। यहाँ पे फिर हमारे पास टू क्या आएगा, टू कहाँ तक चलेगा, टू आई तक चलेगा। आई हमारा क्या है, 17 है, तो 2 से लेके 17 तक हमारी ये कोडिंग चलेगी। अब क्योंकि ये यहाँ पे कंडीशन हमारे पास ट्रू हो रही है, जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आएगा टू, टू डिवाइडेड बाय टू, नहीं, आई में हमारे पास क्या है 17, 17 डिवाइडेड बाय जे, जे में हमारे पास टू है, तो 17 डिवाइडेड बाय टू, हमारे पास रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तो हमारे पास 17 प्रिंट हो जाएगा। सही। अब यहाँ पे हमारे पास 18 प्रिंट क्यों नहीं हुआ 17 और 19 के बीच में, वो इसलिए प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि जब हमारा ये कोड दोबारा आएगा यहाँ पे और उसके यहाँ पे 18 वैल्यू मिलेगी, फिर वो यहाँ पे आएगा 18 डिवाइडेड बाय टू। सही, 18 डिवाइडेड बाय टू, उसको रिमाइंडर जीरो मिलेगा। ये मॉड्यूलस का साइन है, इसको हम देख चुके हैं। अगर इसके रिलेटेड कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। तो जैसे इसको मॉड्यूलस जीरो के बराबर मिल जाएगा, ये कंडीशन को ब्रेक कर देगा, कंडीशन को ब्रेक कर देगा तो मीन्स कि आगे की कोई भी कंडीशन को ये रन नहीं करेगा जो कि लूप के अंदर है। अब क्योंकि वो किसी कंडीशन को प्रिंट एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, वो एग्जिट कर जाएगा इस लूप से। अब यहाँ पे नोट करने की बात है कि ये ब्रेक की कंडीशन सिर्फ इस लूप से एग्जिट होगी, हमारा पाइथन का प्रोग्राम दोबारा उठ के इस प्रोग्राम पे आ जाएगा। मतलब फिर वो जो है ना किसी दूसरी वैल्यू के ऊपर हमारे प्राइम नंबर को चेक कर रहा होगा। इसको रन करते हैं और रन करने के बाद हमारे पास आउटपुट आ रहा है तमाम प्राइम नंबर्स का 340। और अगर हम इसका आउटपुट देखें कि भाई ये ब्रेक बेसिकली कहाँ पे कर रहा है, तो मैं यहाँ पे एक कमांड लिखूंगा प्रिंट। सही। और वैल्यू, और इसके बाद यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करवाना है, आई प्रिंट करवाना है या फिर जे प्रिंट करवाना है, तो जे प्रिंट करवाना है, वहाँ प्लस का साइन डाल के str आई डालेंगे। अब ये देखें आप, 17 पे चला, उसने एडिशन कर दी, सम इज इक्वल टू सम प्लस वन, फिर वो आया 18 के ऊपर, फिर वो आया 18 के ऊपर, 18 के ऊपर उसको रिमाइंडर जीरो मिला, तो उसने इसको आगे नहीं चलाया। इसके बाद उसने कंडीशन को एग्जीक्यूट नहीं किया, जैसे ही एग्जीक्यूट नहीं किया वो 19 पे आ गया। 19 के बाद वो 20, 21, 22 पे इसलिए एग्जिट कर गया क्योंकि हमें रिमाइंडर जीरो मिल रहा है। ये हम चीजें सीख चुके हैं, जब भी मैं इनको फास्ट वे में लेके चल रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास एक और नेस्टेड फॉर लूप की एग्जांपल आ रही है। हमें कलर एलिमेंट्स और एलिमेंट्स की हमारे पास दो लिस्ट हैं, इन दोनों को एक साथ जो है ना प्रिंट आउट करवाना है, और प्रिंट आउट इस अंदाज में करवाना है कि रेड के आगे फ्लावर लिखा हुआ आ रहा हो और रेड के आगे वाच लिखी आ रही हो। मतलब फ्लावर हर कलर का होगा और वाच भी हमारे पास हर अवेलेबल कलर की मौजूद होगी। इसको अगर हम डिमोन्स्ट्रेशन देखें तो वो इस तरीके से होगी कि भाई रेड हमारे पास फ्लावर है, सही। दूसरी हम डालेंगे कि भाई पिंक हमारे पास वाच है। सही। तो इस तरीके का आउटपुट मैं किस तरीके से ला सकता हूँ, रेड फ्लावर, अब यहाँ पे रेड वाच भी हो सकती है। कोई आइडिया देगा मुझे और आसान,
आसान अल्फाज में मैं अगर आपको डिफाइन करूं तो ये हमारे पास अवेलेबल कलर्स हैं हमारी कंपनी में, मतलब ये कलर्स अवेलेबल हैं, रेड, पिंक, येलो। अब मुझे जो है ना एक रिपोर्ट बनानी है कि भाई हमारा जो घड़ी है वो किस किस कलर में हम प्रोडक्शन उसकी कर सकते हैं। हमारे पास जो फ्लावर है, जो हम आर्टिफिशियल फ्लावर बना रहे हैं, या फिर हमारे पास स्टॉक में जो है ना किस किस वैल्यू के किस किस कलर के फ्लावर्स मौजूद हैं। सही। तो इनके आउटपुट को हल करने के लिए हम एक लूप लगाएंगे। उस लूप में हम क्या करेंगे कि एक पहला लूप लगाएंगे जो हमारे पास कलर के ऊपर चल रहा होगा, और दूसरा लूप हम चलाएंगे जो कि एलिमेंट्स पे चल रहा होगा। अब जब पहला लूप चलेगा, आई उठ के रेड में आएगा, रेड इसके पास आ जाएगा, मतलब अब इस रेड के पास वैल्यू है रेड की। सही। अब रेड और जे, अब जे क्या है, अब जे सबसे पहले उठेगा और फ्लावर में आएगा। ये हम चीज बार बार इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हम फिर इसमें फंसे नहीं। तो रेड फ्लावर आ जाएगा, फिर रेड वॉच आ जाएगी, ये हमारे पास लूप एग्जिट हो जाएगा। एग्जिट होने के बाद दोबारा इधर आएगा, उसके बाद फिर पिंक पे चलेगा, पिंक फ्लावर और पिंक वॉच। सही। ये आ गया। सुमैया ने हमें इसका बिल्कुल सही आंसर भेजा है। इसका अगर आउटपुट मुझे कोई बताए, 1 मिनट दे रहा हूं मैं। इसकी वर्किंग कोई अगर समझाना चाहे, हम जो ऊपर से वर्किंग देखते हुए जा रहे हैं कि भाई एक वैल्यू उठेगी इधर चेक करेगी, फिर एक वैल्यू उठेगी इधर चेक करेगी, हम 50 दफा इस बात को मैं बोल चुका हूँ। तो कोई स्टूडेंट अगर माइक ऑन करके मुझे ये बात बताए कि यहाँ पे वर्किंग किस टाइप की होगी। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या है, हमारे पास एक लिस्ट है और लिस्ट, उस लिस्ट के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ लिस्ट मौजूद हैं। सही। अब उन लिस्ट को जो है ना हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करवाना है उन सबका एडिशन करके, मतलब 1+2+3+4+5+6+7+8+9, इन तमाम का मुझे एडिशन करानी है और उस एडिशन को फिर उसका आउटपुट दिखाना है। अब उसका आउटपुट दिखाने के लिए हम पाइथन का कोई और फंक्शन लिख नहीं सकते। मिसाल के तौर पे मैं इस लिस्ट को जो है ना अगर ऐड करूं तो मैं कैसे करूंगा, मुझे फॉर लूप के बारे में नहीं पता। मैं इस तरीके से करूंगा कि मैं ऐड लिखूंगा। मैं सबसे पहले इसको, इस कोड को हटाता हूँ। इस कोड को हटाने के बाद ये मैंने लिस्ट रन कर दी। अब मेरे पास लिस्ट अवेलेबल है, मैंने लिखा ऐड और LIST लिस्ट ऑफ लिस्ट। सही। अब मैं इसको कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ। अब मेरे पास वो बोल रहा है भाई आपके पास तो क्या ऐसा फंक्शन ही नहीं है। सही। या फिर मैं चाह रहा हूँ कि यार इन सब का आउटपुट आए मेरे पास प्रिंट होके, तो मेरे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये मेरे पास डायरेक्ट लिस्ट आ जाएगी। अब मैं लिस्ट प्लस लिस्ट करूँ, लिस्ट प्लस लिस्ट से क्या हो रहा है कि भाई वही लिस्ट 2 दफा आ जाएगी मेरे पास, लेकिन मेरा डिजायर्ड काम क्या है कि इन तमाम की एक एक वैल्यू प्लस हो। तो उस वैल्यू को प्लस करने के लिए हम ये चीज करेंगे। वो चीज क्या है, वो है नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप में हमारे पास वही सिचुएशन हो रही है जो हमारे पास यहाँ पे हुई थी। लिस्ट वन में से सबसे पहले वो इस लिस्ट को उठाएगा, इस लिस्ट को उठाने के बाद हमारे पास अब लिस्ट वन आ गई है। अब जब क्योंकि हमारे पास लिस्ट वन यहाँ पे आ गई है, इसको अगर मैं इस तरीके से कर दूं, इसको कट किया और उसको यहाँ पे ऐसे कर दिया, ऐसे। अब यहाँ पे ये सिचुएशन हो गई हमारे पास। सही। उसने यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास लिस्ट वन यहाँ से उठाई और यहाँ पे लिस्ट वन आ गई। अब ये 4i1 इसके मिलेगा। टोटल हमारे पास सबसे पहले हमने 0 इनिशियलाइज करवाया ताकि हमारे पास तमाम वैल्यूज परफेक्ट आए। तो 0+1 हमारे पास 1 हो जाएगा, दोबारा आएगा 2 को उठाएगा, तीसरी दफा आएगा 3 को उठाएगा, पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इसको एग्जिट कर जाएगा। जैसे एग्जिट करेगा इधर आ जाएगा। अब इधर इसने पहले 1 2 3 उठाया था, फिर 4 5 6 उठाएगा। जैसे ही 4 5 6 उठाएगा वो यहाँ पे ले आएगा। यहाँ पे लाने के बाद वो आगे फॉरवर्ड करेगा। आगे फॉरवर्ड जैसे ही करेगा यहाँ पे हमारे पास 4 5 6 आ जाएगा।
आई में से 4 5 6 उठाएगा और उनको प्रिंट करवा देगा। हर दफा यहाँ पे टोटल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, फिर इस पे भी आएगा और हमारे पास फाइनली एक डिजायर्ड हमारा आंसर 45 की सूरत में प्रिंट हो जाएगा। अभी तो कोई मसला? या फिर किसी को फोर लूप ही नहीं पता चला कि हम फोर लूप असल में है क्या, हम बेसिकली बात क्या कर रहे हैं? कोई भी कंफ्यूजन है तो आप बताएं, या फिर मैं समझा सही नहीं रहा, दूसरी कोई एग्जांपल दूं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। अब हमारे पास एक और नंबर की लिस्ट है, वो हमारे पास क्या काम कर रही है, वो हमारे पास काउंट कर रही है आइट्रेशंस को। सेंड करवा रहा हूँ 1 बाय 1। वो बता रही है कि भाई सबसे पहले हमारे पास 0 आइट्रेशन पे 1 आया, सेकेंड आइट्रेशन पे अपना 2 आया। तो बेसिकली लिस्ट में से नंबर्स को हम इस तरीके से प्रिंट आउट करवा सकते हैं। हम वर्किंग को देख चुके हैं तो दोबारा मैं इसको नहीं समझा रहा, किसी को कंफ्यूजन है तो वो सवाल कर सकता है। आखिरी में हमारे पास उन तमाम लिस्ट की वैल्यूज का जो कि हम चला रहे हैं, मतलब पहले हमारे पास काउंट 0 पे चला, यहाँ पे 0 आ गया सही, फिर दोबारा 1 आया। तो दोबारा 1 क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया हुआ है जो कि हर एग्जीक्यूशन पे वैल्यू को अपडेट करता रहेगा। अब ये आउटपुट चाहिए हमें इस टाइप का। ये बड़ा प्रोग्राम आता है, अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाएं तो वहाँ पे अगर आप कंप्यूटर साइंस के फील्ड में और सी लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं तो इस तरीके के आउटपुट आपको जो है ना वहाँ पे दिखाने होते हैं। अच्छा, एक बात और क्लेरिफाई कर दूं कि हम जो ये फॉर लूप पढ़ रहे हैं, इफ लूप पढ़ रहे हैं, व्हाइल लूप अभी पढ़ेंगे, जो भी हम लॉजिक्स अपने बिल्ड कर रहे हैं ना, ये तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सेम होंगी। सही, मतलब आपको पता चल गया कि यार फॉर लूप किस तरीके से काम करता है, इफ किस तरीके से काम करता है, उसके अंदर एल्स किस तरीके से काम करता है, तो वो आपके बड़े काम आने वाला है। सिर्फ उसमें क्या होगा, मिसाल के तो अब सी में है ना, सिर्फ आपके पास सिंटेक्स चेंज होगा। सही, मतलब फोर की जगह वो लिख रहे होंगे कि भाई FOUR, कि भाई फोर हम ऐसे बनाएंगे। सिर्फ सिंटेक्स, कुछ वेरिएबल्स चेंज होंगे, लॉजिक बिल्कुल तमाम लैंग्वेजेस की सेम होंगी। अब हम इस प्रोग्राम को देख रहे हैं कि भाई हमारे पास आउटपुट किस तरीके से आएगा, इस टाइप का। तो फिर दोबारा हमारे पास वही बात आ गई कि सबसे पहले आउटर लूप चलेगा, आउटर लूप एक वैल्यू देगा, इनर लूप चलेगा, इनर लूप जैसे एग्जिट होगा आउटर लूप पे आ जाएंगे। आउटर लूप कहाँ तक चलेगा? रो 5 तक चलेगा, क्योंकि हमने उसको डिफाइन किया हुआ है। तो इन चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड वे में लेके चल रहा हूँ मैं, क्योंकि हम ये चीज़ें सीख चुके हैं। 5 सही, रूप लगाया हुआ है। रेंज का फंक्शन हमने पढ़ा था कि एक लिस्ट बना देगा। लिस्ट कहाँ से कहाँ तक बनाएगा? 1 से लेके बनाएगा 6 तक। सही, 1 से लेके सही। 1 हमने इंक्रीमेंट इसलिए किया है कि हमारी रिक्वायरमेंट 5 रोज की है, हम चाहते हैं कि 5 रोज हमारे पास हैं। 1 हम इंक्रीमेंट करेंगे तो जब ही ये 5 तक चलेगा। अब यहाँ पे वैल्यू 6 आ गई है, अब वो 5 हमें रिटर्न कर देगा। इसमें कोई सवाल पूछना है तो पूछें। यहाँ पे बेसिकली हम फिर ये एंड इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड हमारे पास यहाँ पे न्यू चीज है इस प्रोग्राम में, सिर्फ एंड इज इक्वल्स टू एक हम स्पेस दे रहे हैं। एंड का मतलब ये है कि भाई जब भी हमारे पास एक चीज प्रिंट हो जाए तो उसके बाद आप जो है ना एक स्पेस का साइन छोड़ दो। सही, मैं अगर आपको किसी भी फंक्शन की जो है ना कंडीशंस चेक करनी हो कि भाई हमारे पास इस फंक्शन के अंदर क्या क्या चीजें इनपुट होती हैं और उसका आउटपुट हमारे पास क्या क्या आता है, या फिर प्री डिफाइंड फंक्शन हमारे पास इसके अंदर क्या है, तो मैं समझ लें प्रिंट के फंक्शन में आता हूँ। मैं एक न्यू टैब बनाता हूँ और मैं वहां पे लिखता हूँ प्रिंट
प्रिंट लिखने के बाद मैं उसके पैरेंथेसिस दे देता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि प्रिंट के फंक्शन में क्या क्या देना है। मिसाल के तौर पे मेरे लिए एक नया फंक्शन है, सही। मैं इसके बीच में जो है ना, पैरेंथेसिस के बीच में क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद शिफ्ट प्लस टैब, मैं क्या करूंगा, शिफ्ट प्लस टैब। शिफ्ट प्लस टैब का बटन दबाऊंगा। जैसे ही मैं शिफ्ट प्लस टैब का बटन दबाऊंगा तो मेरे पास आप देखें आउटपुट आ रहा है। अब वो आउटपुट किस टाइप का आ रहा है उसको भी देखते हैं। ड्रॉ शो। अब वो बता रहे हैं कि भाई ये फंक्शन हमारे पास क्या क्या चीजें ले सकता है। पहला तो ये हमारे पास वैल्यू लेगा कोई ना कोई, सही। इसको हम देखते हैं कि वैल्यू किस तरीके से लेता है। दूसरा हमारे पास ये बोल रहा है मैं सेपरेटर लेता हूँ। तीसरा हमारे पास क्या लेता है, एंड लेता है। एंड अगर स्लैश एन को आप देखें तो हमारे पास एस्केप सीक्वेंस है। एस्केप सीक्वेंस मीन्स कि हमारी कोडिंग में हम खूबसूरती डालना चाह रहे हो, और स्लैश एन का मतलब ये है कि न्यू लाइन। अब बाय डिफॉल्ट पाइथन में न्यू लाइन हमारे पास डिफाइंड होती है। हम चाह रहे हैं कि भाई न्यू लाइन पे ना जाए, हमारा जो आउटपुट है वो एक साथ ही आ रहा हो। तो जब भी हमने यहाँ पे स्लैश एन की बजाय स्पेस का इस्तेमाल किया है, अगर हम स्पेस को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट पाइथन क्या कर रहा होगा, पाइथन बाय डिफॉल्ट स्लैश एन को हमारे पास आउटपुट दिखा रहा होगा। और बाकी ये मजीद चीजें ये एडवांस लेवल में आ जाती हैं, तो इसको हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह अगर हमारे यूजेज में आई, सही। तो अब यहाँ पे मैं दोबारा आ गया। अब वैल्यू हमारे पास आ रही है यहाँ पे। वही सबसे पहले तो ये वैल्यू लेता है। अब वैल्यू लेता है। अब वैल्यू लेता है तो मिसाल के तौर पे ये, इसका मतलब ये है कि मतलब a इज इक्वल्स टू 3, इंटर कर दिया मैंने, a लिखा और इंटर कर दिया, इसने मुझे 3 आउटपुट दे दिया। तो ये हमारे पास वैल्यू का कॉन्सेप्ट आ गया, सही। और मैं एक और प्रिंट लिखता हूँ और उसमें भी a लिख दिया मैंने। अब ये मेरे पास a डबल लाइंस में आ गया, मतलब 3 आ गया ऊपर और नीचे 3 आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों 3 एक साथ आए, तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉमा डालूंगा और शिफ्ट टैब दबाऊंगा। शिफ्ट टैब देखने के बाद मेरे पास तमाम डॉक स्ट्रिंग खुल गई इसकी। डॉक स्ट्रिंग हमारे पास उस फंक्शन से रिलेटेड तमाम मालूमात होती है जो वो फंक्शन हमारे पास काम करता है। अब हमने देखा एंड। एंड हमारे पास ये होता है कि जब ये पाइथन का फंक्शन चले तो आप नेक्स्ट क्या कमांड करो, तो नेक्स्ट कमांड हमारे पास ये आ रही है कि भाई न्यू लाइन पे चले जाओ। तो ये जो 3 है ये न्यू लाइन पर प्रिंट हो रहा है। अगर हम यहाँ पे एंड चेंज कर दें और मैंने अब एंड स्पेस कर दिया, अब मैंने ये चलाया, तो आप देखें ये 3 प्रिंट हुआ। उसके बाद एंड हमारे पास एक स्पेस हुआ, यहाँ पे एक स्पेस आ गया, फिर दूसरा 3 आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे 2 स्पेस आ जाए, तो मैंने 2 स्पेस दे के इसको चला दिया। मैं चाहता हूँ भाई यहाँ पे प्लस आ जाए ना, प्री डिफाइंड प्लस आ जाए इस तरीके का, तो ये 3+3 दिखा रहा है। तो बेसिकली ये वर्क है यहाँ पे एंड का। अच्छा सुमैया, आपका लाइन में क्यों आ रहा है? आप ये एंड नहीं लगा रही होंगी मेरे ख्याल से। आप इसको अगर हटा देंगी और मैं इस कोड को अगर रन करूँ तो आप ये देखें मेरा आउटपुट इस टाइप का आ रहा है। मेरे पास पैरामाइड नहीं बन रहा। मैं पैरामाइड बनाना चाहूंगा तो मैं पाइथन को बताऊंगा कि भाई जब भी आप प्रिंट के स्टेटमेंट को रन करो तो आप न्यू लाइन पे स्विच ना करो, आप उसके अंदर एक स्पेस ऐड कर दो जो कि इस टाइप का हो, सही। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। ये हमने वही प्रोग्राम है हमारे पास। अब इसमें हम प्रोग्राम लिखेंगे, कोड लिखेंगे, और उसमें हम बताना चाह रहे हैं कि भाई मेरे पास कितनी टाइप, कितनी रोज आ जाएं। यहाँ पे हमने क्या किया था कि यहाँ पे हमने प्री डिफाइंड रोज बना दी थी, लेकिन हम इस टाइप का प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं कि यूजर खुद वैल्यू एंटर करे, तो हम इनपुट की मदद से वैल्यूज को ले रहे हैं। वैल्यूज को लेने के बाद मैंने 10 एंटर किया, तो हमारे पास 10 रोज जो हैं वो आउटपुट के तहत आ रही हैं इस प्रोग्राम में। ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे क्योंकि हमारा बाय डिफॉल्ट
इनपुट जो है वो स्ट्रिंग होता है, उस स्ट्रिंग को हम बेसिकली इंटीजर में कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जब यहाँ पे लूप चले तो वो इंटीजर वैल्यू को समझ सके। अगर मैं ये वाली कमांड को ऑफ कर दूं तो हमारे पास यहाँ पे एरर ये आएगा कि भाई आप रंग, अब रंग में देखता हूँ आगे कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे रंग इस्तेमाल हो रहा है, तो ये यहाँ पे फिर स्ट्रिंग आ जाएगा, स्ट्रिंग और इंटीजर की यहाँ पे एडिशन नहीं होगी। जैसे ही एडिशन नहीं होगी मेरे पास एरर आएगा। अभी मेरे पास एरर क्यों नहीं आया? क्योंकि पाइथन एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, हमने ये सीखा हुआ है। पाइथन यहाँ पे आया, कोड को रीड करना शुरू किया, इस तरीके से रीड कर रहे हैं, ये लाइन रीड हो गई, उसने बोला भाई कोई मसला नहीं है। फिर यहाँ आया, फिर लाइन बाय लाइन करेक्टर बाय करेक्टर हमारी इसको रीड कर रहा है, सही। वो रेन तक आया, वो बोला भाई कोई मसला नहीं है, यहाँ तक कोई मसला नहीं है। यहाँ तक कोई मसला नहीं मिला उसको, उसने हमारे पास ये आउटपुट दिखाया और हमारे से वैल्यू ले रहा है। वैल्यू लेने के बाद अब मैं जैसे ही एंटर करूंगा वो के पास आएगा, उसको कोई एरर नहीं मिलेगा। यहाँ पे आएगा, जैसे ही यहाँ पे आएगा यहाँ तक तो उसको कोई एरर नहीं मिलेगा। जैसे वो इधर आएगा तो उसको एरर मिल जाएगा। वो बोलेगा भाई रंग नाम का तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, सही। हमारे पास एरर आएगा, रंग नाम का तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको कमेंट कर दिया है। इसको हम चलाते हैं, इसको हम चला रहे हैं तो हमारे पास आउटपुट क्यों आ रहा है भाई? तो मेरे लिए भी न्यू चीज है। हम पहले तो देखें कि हमारे पास रंग जो चला हुआ है, अब क्योंकि तो हमने इसको कमेंट कर दिया है, लेकिन बाय डिफॉल्ट पाइथन के पास पीछे जो है ना इसकी वैल्यू सेव हो गई है, तो ये वहां से इसकी वैल्यू को उठा रहा है। हम यहाँ पे रेन कर देते हैं, रेंज, और यहाँ पे हम 10 देते हैं। 10 देने के बाद इंटर करते हैं तो हमारे पास एरर आ गया। तो भाई कॉन्केटिनेट आप नहीं कर सकते स्ट्रिंग और इंटीजर को, स्ट्रिंग और इंटीजर को आप कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते। और ये वाली बात कि भाई यहाँ पे रेंज में सर हमने जो है ना इसको कमेंट कर दिया फिर भी ये उठा रहा है, तो ये फिर समझ लें एक रैंडम टाइप का एरर है। कभी कभार ये इस वैल्यू को 0 कर देता है और कभी कभार नहीं करता। मैं इसको दोबारा रन करूंगा और 10 देने के बाद जो है प्रिंट करूंगा तो मेरे पास 10 रोज आ रही हैं। अब मुझे इसकी वैल्यू को, मैं चाह रहा हूँ कि यार इसकी वैल्यू कुछ भी ना हो, मतलब यहाँ पे मुझे एरर दे। यहाँ पे मैंने क्योंकि इसको कमेंट कर दिया है, वेरिएबल मेरे पास गायब हो चुका है और मेरे पास यहाँ पे वो वैल्यू दिखा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी नोटबुक को दोबारा रीरन करेंगे ताकि पाइथन के पास जो वेरिएबल्स मौजूद हैं वो 0 हो जाए। तो मैं अपने कर्नल को रिस्टार्ट करता हूँ। जैसे मैं अपने कर्नल को रिस्टार्ट करूंगा इसकी वैल्यू सफाए हस्ती से मिट जाएगी। रिस्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा वेट लगेगा हमारे को। रिस्टार्ट हो चुका है, इसको मैं रन करने जा रहा हूँ। 10 के लिए दूंगा, इंटर करूंगा। अब मेरे पास यहाँ पे एरर आ रहा है, वो बोल रहा है कि भाई रंग नाम का कोई वेरिएबल डिफाइंड नहीं है। सुमैया ने मुझे एक कोड भेजा, उसको देखते हैं। हाँ भाई इसको चलाते हैं। ये लाइन बाय लाइन आप बोलना चाह रही हैं कि मेरे पास आउटपुट आ रहा है। फॉर आई इन रेंज 1 रोज +1। मैं समझा नहीं आप क्या बोल रही हैं। लास्ट प्रिंट में गैप कम क्या हुआ है? सही, बिल्कुल ये वाले प्रिंट में आप गैप नहीं दे रही हैं और उसको प्रिंट अब करेंगी, अभी भी नहीं आ रहा। ये वाला प्रिंट तो बेसिकली आएगा ही नहीं, यहाँ पे प्रिंट आएगा इस तरीके से, सही। ये आइडेंटिटेशन का मसला था। अब ये जो प्रिंट है
वो इस लूप का नहीं है, वो इस लूप का बन चुका है। यहाँ पे देखें, सही। अब आगे बढ़ते हैं। चलें, ये गुड बात है कि आप साथ ही साथ जो है ना इम्प्लीमेंटेशन भी कोड की कर रही हैं। अभी हमारे पास लास्ट 2 एग्जांपल बची हैं बस, इसको देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने। इतनी सारी एग्जांपल्स देने का मकसद ये है कि यार आपको जो है ना चीजें सही तरीके से माइंड में बैठ जाए। अब ये तमाम इतनी सारी मैं 10-10 एग्जांपल्स आपको देता हूँ, उसके बाद आपसे सवाल करता हूँ, आप जो है ना जवाब देते नहीं है बिल्कुल भी। सही। अब यहाँ पे हमारे पास रो 6 है और नंबर में हमारे पास 1 से लेके 6 तक लिस्ट में से इस तरीके की एक लिस्ट बन जाएगी। वो लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी और बेसिकली यहाँ पे हमारे पास पाइथन क्या करेगा, पाइथन इस लिस्ट को 1 बाय 1 प्रिंट करवा देगा। सिंपल सा काम है। हम पहले स्टार को प्रिंट करवा रहे थे, अब हम चाह रहे हैं कि यार कोई नंबर प्रिंट हो जाए, तो हम स्टार की जगह नंबर को पास करवा रहे हैं। कोई कंफ्यूजन अभी तक इस कोड से रिलेटेड, या फिर ये कोड जो हमने समझा? इस कोड को अगर मैं दोबारा दिखाऊं तो हम यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट रेंज दे रहे हैं, रेंज जो है ना चल रही है यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं स्टार दे दूं, यहाँ पे अगर मैं स्टार दे दूं तो 1 2 3 4 5 की जगह हमारे पास स्टार प्रिंट हो रहा होगा। ये देखें, ये वही चीज है। इस कोड को मैंने रन किया, हमारे पास इस तरीके का आ रहा है, लेकिन हमारी डिमांड ये है कि आप नंबर्स का पैरामाइड बनाए, तो हमारे पास ये नंबर का पैरामाइड बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। ये भी वही एग्जांपल है, इसमें ये समझाने की कोशिश की जा रही है आपको कि 5 रोज हमें प्रिंट करवानी है, हम 4 का लूप लगाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि उसमें खुद पे खुद अपनी इंक्रीमेंट करवाएं, इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए कि ये एक बार कम चलता है। तो ये हमारे पास पैरामाइड बन गया है। अभी तक कोई सवाल? आगे बढ़ते हैं और अब हम अपनी इस कंडीशन को देख रहे हैं कि फोर लूप को हम 1 लाइन में कैसे लिख सकें। हम हर प्रोग्राम जो सीख रहे हैं उसमें ये बात को भी देख रहे हैं कि उसको प्रोफेशनली किस तरीके से लिखा जाता है, अच्छी तरीके से हम उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने एक लिस्ट बनाई, दूसरी एक लिस्ट बनाई, एक हमने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई। अब उस एम्प्टी लिस्ट पे हम अपना फोर का लूप लगा रहे हैं। उस फोर के लूप को हम जैसे ही उस पे लगाएंगे तो बेसिकली हमारे पास क्या काम होगा कि इस लिस्ट की वैल्यू और इस लिस्ट की वैल्यू एक लिस्ट में आ जाएंगी। सही। हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। अगर हम इसको रियल वर्ल्ड एग्जांपल में लें, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास जो है ना वो कस्टमर्स हैं जो सितंबर के महीने में आए थे हमारे पास, और ये वो कस्टमर्स हैं हमारे पास जो अक्टूबर के महीने में आए थे। सही। वो आपने डेटाबेस में सेव किए हुए हैं सितंबर और अक्टूबर में। अब आपका बॉस आपको बोल रहा है, या फिर आपका जो क्लाइंट है जो आपसे काम करवा रहा है, वो बोल रहा है भाई अब आप ऐसा कोड चलाओ कि सितंबर और अक्टूबर वाले कस्टमर का डेटा एक ही लिस्ट में आ जाए। मतलब मुझे बार बार पहली लिस्ट में जाके नहीं देखना होगा अक्टूबर के कस्टमर्स कौन थे और सितंबर के कस्टमर्स कौन थे। आप उन दोनों डेटा को, अभी तो हम यहाँ पे छोटी छोटी एग्जांपल ले रहे हैं कि 3-3 नंबर्स हैं, रियल वर्ल्ड में हमारे पास यहाँ पे हजारों की तादाद में डेटा होगा, तो उनको आप एक लिस्ट में किस तरीके से लाएंगे? उसके लिए भी फिर हम नेस्टेड फॉर लूप को लगाएंगे। नेस्टेड फॉर लूप क्या करेगा, सबसे पहले हम फर्स्ट लिस्ट पे डेटा अपना कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या करेगी, उठ के आएगी, इस पूरी वैल्यू को गेट कर लेगी 1 बाय 1। सही। 1 बाय 1 जैसे ही गेट की करेगी, दूसरा हमने लूप लगा दिया। दूसरा लूप क्या कर रहा है कि
वो भी वैल्यू को उठा रहा है किधर से, सेकंड वेरिएबल से, ये वाले में से। यहाँ से सबसे पहले आया 3 मिला इसको, अब यहाँ पे अभी तक हमारे पास 3 है, और यहाँ से इसको मिला 30, तो 30 प्लस 3 कितना हो गया, 33, तो 33 इसके अंदर आ जाएगा। फिर दोबारा ये चलेगा 6 पे, तो 6 पे ये तमाम चीज़ों के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करवाएगा, तो ये 36, 66, 96। दोबारा चलेगा, फिर ये 39, 69 और 96 हो जाएगा। तो हम इसको प्रिंट करवाएंगे, तो ये देखें हमारे पास यही आउटपुट जो है वो आ गया है। अब मैं आपको बोल रहा था कि इन दोनों का डेटा अगर हम एक ही लिस्ट में लाना चाहें तो हम क्या करेंगे। अभी तो हम इस लिस्ट में से इस लिस्ट में इंक्रीमेंट करवा के डेटा को दिखा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई 369 और 30, 60, 90 एक ही लिस्ट में आ जाए इस तरीके से। तो हम किस तरीके से कोड लिखेंगे, मतलब मैं ये चीज चाह रहा हूँ। ऐसे करना है, एक मैं नई लिस्ट बनाऊं और उसके अंदर ये वैल्यूज मौजूद हो, उसके अंदर कोई इंक्रीमेंट सिस्टम नहीं हो। बेसिकली दो डेटाबेस को मर्ज करा के एक लिस्ट के अंदर लाना है। अभी तो हमने यहाँ पे एडिशन करवा दी इस वाली लिस्ट में, इसके अंदर बड़ा ही आसान कोड है इसका। अगर कोई मुझे बताना चाहे इस कोड के अंदर क्या चेंजेस करूं इस टाइप की, चलिए मैं बताता हूँ आपको, फिर आप नेक्स्ट क्लास में इसके कॉन्सेप्ट को बेहतर कीजिएगा। देखिए हमारे पास पहली लिस्ट है, हमारे पास यहाँ पे 4i इन फर्स्ट आ गया, सही। 4i इन फर्स्ट, तो मैं इस कमांड को यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ पे अगर लगा दूं तो अब देखें फाइनल डॉट अपेंड आई में से पहली वैल्यू उठेगी 369, उठ के फाइनल में अपेंड हो जाएगी। लेकिन ये भी कोड हमारे पास चलेगा और ये कोड हमारे पास सेकंड के लिए चलेगा, तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन लगानी होगी। तो वही जब अगर हमारे पास फर्स्ट एंड हो जाए तो फिर आप सेकंड पे हमारा काम चलाओ, तो वो इस टाइप से हो। जी, अब मेरी फाइनल वाली जो चीज आएगी उसके अंदर ये दोनों लिस्ट की वैल्यूज मौजूद होंगी। अब मैं इसको फाइनल 1 कर लेता हूँ क्योंकि हम एक और ऊपर कमांड चला चुके हैं। चलो अच्छा फाइनल 1 आएगा ना, ये देखो 369, 30, 60, 90 आ रहा है। सुमैया आपने जो मुझे कोड भेजा है वो मुझे समझ नहीं आया कि आपने क्या देख के करवाया। उसमें आपने ये करवा दिया है, बेसिकली आप मल्टीप्लिकेशन करवा रही हैं। वो जो आपने डबल इस टाइप का साइन आपने दिया है ना, मैं यहाँ पे ले आता हूँ ताकि बाकी लोगों को भी वाला हो जाए। ये कंडीशन, इस कंडीशन से तो हमारे पास एरर्स आ जाएंगे। मतलब ये हमारे पास पावर का साइन है और ये हमारे पास प्लस का साइन है, तो आई प्लस पावर इसको देख लेते हैं। यहाँ पे इसको उठाते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे हमने डाला, आपकी वैल्यूज को उठाया, इसकी जगह पे इसको मैंने डाला और अपने प्रोग्राम को रन कर दिया और एरर दे रहा है। वो एरर क्या दे रहा है कि भाई इंटीजर और स्लाइस नॉट टपल। बेसिकली इसी चीज का एरर है हमारे पास कि वैल्यूज जो है ना मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एक साथ नहीं हो सकती दो स्लाइस की। ये देखें कैसा आउटपुट आ रहा है, वो 3 को मल्टीप्लाई कर रहा है 30 से, उसकी पावर लेके उसमें फिर एडिशन भी करवा रहा है। तो ये डिजायर्ड आउटपुट नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको तमाम बातें समझ आ गई होंगी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था।
क्योंकि हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं किसी दो लिस्ट का एक लिस्ट में किस तरीके से आउटपुट लाया जाए। आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी ही काम की चीजें हैं अगर आप सही तरीके से जो है इसको सीखें। सैफुल्ला जो है हमारे पास इन चीजों को इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं और वो हर क्लास के एंड में मुझे कोड दिखाते हैं और उस पे अगर उनको कोई मसला होता है तो मैं उनके उस मसले को हल करता हूँ। तो सैफुल्ला आप लोगों से सबसे आगे निकलने वाले हैं। देखें आप भी अगर मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी आसानी हो सकती है। एक बात मैं और बताता चलूं कि हमारे साथ जो स्टूडेंट्स चल रहे हैं अभी से लेके आखिरी तक, तो उनको मेरी तरफ से मतलब मेरे से जिंदगी में कभी भी सवाल हो पाइथन से लेके रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, डेटा साइंस से रिलेटेड, तो जो लोग इसको कंप्लीट करेंगे उनके लिए मेरी फ्री सर्विसेज होंगी। मिसाल के तौर पर टेक्सचर कोई और कोर्स करवाता है, कोई और काम करवाता है, तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों ने हमारे ऊपर एतमाद जो है जाहिर किया और आप लोग हमारे तक अभी तक चल रहे हैं, तो आप लोगों का इसका बहुत जो है ना फायदा मिलने वाला है। अच्छा भाई, फर्स्ट सेकंड अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब हम सिंगल फोर लूप को समझने जा रहे हैं। ये चीज हमने लिखी, इसको कोड को अगर मैं CTRL A, इस तमाम चीज को मुझे कमेंट करना है तो मैं क्या करूंगा, इन तमाम चीजों को, एक तो मेरे पास ये चीज है कि भाई मैं सबके आगे हैश लगाऊं, सही, ऐसे ऐसे करके मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास शॉर्टकट क्या है, मैं इस तमाम को सिलेक्ट करूं जिस जिसको मुझे कमेंट करना है, मैंने इसको यूं किया और उसके बाद मैं करूंगा CTRL/। मैं जैसे CTRL/ करूंगा ये तमाम कोड कमेंट हो जाएगा। दोबारा देखें, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और CTRL/ का बटन दबाऊंगा और तमाम चीजें कमेंट हो चुकी हैं। अब इसको मैं रन कर दूंगा, मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा। अब यहाँ पे ये कोड हमने लिखा था, एक लिस्ट थी, दूसरी लिस्ट थी, तीसरी लिस्ट थी, और ये वर्किंग हमारे पास हो रही थी। वर्किंग होने के बाद एक फाइनल अपेंड हो रही थी चीजें। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लिस्ट मौजूद है, दूसरी लिस्ट मौजूद है, कोड ऑप्टिमाइज है, वन लाइन फोर लूप है। मिसाल, अब यहाँ पे एक लिस्ट बनी हुई है फाइनल, उस फाइनल लिस्ट के अंदर हमने लूप लगाया हुआ है। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपको समझ आ रहा है तो सही है, अगर नहीं समझ आ रहा तो मसले की बात नहीं है। मतलब सिर्फ मैं इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी बिगनर लेवल पर आपके समझने के लिए नहीं है। अब क्योंकि हम ऊपर से वर्किंग सारी पढ़ती हुए आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपको हाथ के हाथ इसकी अगर ओवरव्यू दे दूं और समझ आ जाए तो फिर अच्छा होगा आपके लिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं डीपली के ये एक लिस्ट बनी हुई है यहाँ से, क्योंकि ब्रैकेट इस्तेमाल हो रहा है, हमें इस बात से अंदाजा हो रहा है। I+I, ये क्यों लिखा हुआ है, ये इसलिए लिखा हुआ है, हमने देखा है कि जब भी कोई कंडीशन लिखी हुई हो और वो अगर कंडीशन ट्रू हो जाए, तो ट्रू होने के बाद उसकी राइट साइड वाली कंडीशन चलती है, सही। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इफ का लूप लिखा हुआ होता, मैं अगर एक और यहाँ पे कोड लिख लूं, लेकिन आप इस बात को देखें कि अभी मैंने कंडीशन लगाई हुई है, इफ a इज ग्रेटर देन 5 और एल्स I-J। क्या हो रहा है यहाँ पे कि अगर a 5 से बड़ा होगा तो आप इंक्रीमेंट करवा दो i और j की, i और j की इंक्रीमेंट करवाने के बाद उसको फाइनल लिस्ट में सेव कर दो, सही। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आप क्या करवा दो, डिक्रीमेंट करवा दो i में से j की। तो बेसिकली ये काम हो रहा है यहाँ पे। फोर की कंडीशन जैसे सही होगी तो राइट साइड वाली कंडीशन चल जाएगी। अब क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में कोई कंडीशन नहीं है, तो वो कंडीशन हमारे पास रन नहीं होगी। चलो भाई, ये भी सीख लिया हमने। इनहेरिट का फंक्शन सीख रहे हैं हम। इनहेरिट का फंक्शन ये करता है
कि आपकी लिस्ट की इंडेक्सिंग कर देता है, मतलब आपके लिस्ट को डिक्शनरी बना देता है। डिक्शनरी किस टाइप से बनाता है? डिक्शनरी में हमने सीखा था कि हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं, की और वैल्यू के पेयर्स में। अभी हमारे पास ये नंबर्स की एक लिस्ट है और उसमें 4 से लेके 8 तक हमारे पास वेरिएबल्स, उसके अंदर वैल्यूज मौजूद हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यार जब ये लिस्ट हमारे पास प्रिंट हो तो 4 का मुझे इंडेक्स पता चल रहा हो, 2 का इंडेक्स पता चल रहा हो, 5 का इंडेक्स पता चल रहा हो, मतलब हर वैल्यू का इंडेक्स मुझे पता चल रहा हो कि भाई उसकी डिजायर्ड वैल्यू क्या है। तो मैं एक लूप लगाऊंगा। लूप लगाने के बाद इनेमोरेट फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा। इनेमोरेट फंक्शन हमारे पास क्या परफॉर्म करेगा? वो इस नंबर के लिस्ट को, हर वैल्यू को एक की प्रोवाइड कर देगा। वो की उसका इंडेक्स नंबर होगा। बाय डिफॉल्ट ये 0 से स्टार्ट होगी। इसको अगर मैं रन करूं तो ये नंबर्स तो हमने जैसे लिखा हुआ है खूबसूरती के लिए, उसने 0 उसको दिया। 0 देने के बाद फिर 2 को उसने 1 असाइन कर दिया। इसको और बेहतर करूं इस तरीके से, न्यूमरेट नंबर्स, इस तरीके से। अभी हमें पता है कि यार ये इसकी वैल्यू 0 है। अब क्योंकि 0 है लेकिन हमें इस रिप्रेजेंटेटिव में देखना है, तो इन्यूमरेट का फंक्शन हमारे पास ये चीजें एग्जिट करेगा। यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी, पहली वैल्यू इसके पास आ जाएगी, दूसरी वैल्यू इसके पास आ जाएगी। अब क्योंकि दो वैल्यूज आएंगी, जब भी हमने यहाँ पे दो वैल्यूज को डिफाइन किया है, अगर तो हम यहाँ पे एक वैल्यू लें तो हमारे पास ये एरर देगा कि भाई इन्यूमरेट का फंक्शन हमारे पास दो वैल्यूज को रिटर्न कर रहा है, आप हमारे पास एक ही वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब क्योंकि एक वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो मैं उसको हैंडल किस तरीके से करूं? अभी हमने दोबारा, अभी हमारे पास एरर क्यों नहीं दे रहा? एरर इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि हमने अभी अपने पाइथन के इस नोटबुक को रीरन नहीं किया। रीरन नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास वी की वैल्यू जो है ना, हमने यहाँ पे एक दफा चला दी। अब एक दफा चला दी तो पाइथन के सिस्टम में जब तक ये हमारे पास नोटबुक चल रही है, सेव हो गई। अब वो वैल्यू क्या है? 8। तो जब भी हमारे पास यहाँ पे हार्ड कोडेड 8 हर दफा नजर आ रहा है, सही। अगर मैं अपनी नोटबुक को रीस्टार्ट करूं और रीस्टार्ट करने के बाद दोबारा चलाऊं तो मेरे पास यहाँ पे एरर, मैं चलने दिखा देता हूँ आपको। अभी देखिए एरर आ रहा है, दोबारा रन करूंगा, ये बोलेगा नेम वे इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे इसको रन करूंगा, अब मेरे पास सिर्फ ये वैल्यूज आ रही हैं, ये वैल्यू आई नहीं रही इजिकल्स के इधर वाली। अब ये आई जो है ना, इस इन्यूमरेट में से जो दो वैल्यूज आ रही हैं उनको टपल की फॉर्म में ले रहा है, सही। 0 को भी ले रहा है, 4 को भी ले रहा है, 1 को भी ले रहा है, 2 को भी ले रहा है। काम ये हो रहा है कि यहाँ पे ये दो वैल्यूज को रिटर्न कर रहा है, तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज इस आई के अंदर जो है ना सेव हो रही हैं, सही। लेकिन हम अच्छी रिप्रेजेंटेशन के लिए चाहते हैं कि भाई वो दो वैल्यूज रिटर्न हो और एक वैल्यू आई में जाए, दूसरी वैल्यू वी में जाए। तो हम दो वेरिएबल्स लगा रहे हैं, दो वेरिएबल्स लगाने के बाद इस तरीके से अपने आउटपुट को सही तरीके से प्रिंट करवा रहे हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे तीन वैल्यूज रिटर्न हो रही होंगी तो हम यहाँ पे फिर एक और वेरिएबल को लगाएंगे जिसका नाम कुछ भी हो सकता है। चलिए भाई ये भी सीख लिया। ये भी बेसिकली यही काम कर रहा है कि भाई हमारी लिस्ट में से जो है ना एलिमेंट्स को इंडेक्स नंबर के साथ प्रिंट कर रहा है इन्यूमरेट के फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए। इन्यूमरेट के फंक्शन को अगर इस्तेमाल ना करें तो फिर हम इस तरीके से अपने इंडेक्स नंबर को गेट करने के लिए काम करेंगे। अब क्योंकि ये देखें कोडिंग कितनी बड़ी हो रही है, 4 लाइनों की हो रही है और कॉम्प्लेक्स हो रही है, और जबकि यहाँ पे सिर्फ हमने सिर्फ एक इन्यूमरेट का फंक्शन इस्तेमाल किया और हमारे पास इंडेक्स नंबर आ गए हैं। ये चीजें देख ली हैं हमने। किसी भी लैंग्वेज में से किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट के फंक्शन से किस तरीके से लगाते हैं।
सिर्फ ये वाली रन में कर रहा हूँ, उसके बाद रन नहीं करेंगे, ये वाली कर लें चलें, ये वाली इसकी टाइप की है। फॉर आई इन हेलो वर्ल्ड प्रिंट आई। अब हेलो वर्ल्ड का HELLO हर दफा अलग अलग आ रहा है, इस वजह से, क्योंकि आई उठ के आएगा, एच को देखेगा, एच को प्रिंट करवा देगा, फिर ई को देखेगा, ई को प्रिंट करवा देगा। मैं चाह रहा हूँ कि ये इस तरीके का आउटपुट ना आए, हेलो वर्ल्ड एक साथ ही आए। तो मैं क्या करूँगा, फोर लूप की मदद से मैं एंड जो है उसके आगे स्पेस दे दूंगा। तो अब हेलो के बीच में स्पेस आ गया, मेरा हेलो वर्ल्ड थोड़ा सा और खूबसूरत हो गया। मैं चाह रहा हूँ हर हेलो वर्ल्ड के बीच में कॉमा आ रहा हो, तो मैं इस तरीके से इसको प्रिंट की मदद से हम कोई भी स्ट्रिंग को इस तरीके से आउटपुट करवा सकते हैं। ये चीज़ हम बड़ा सीख चुके हैं, जब भी हम इसको नहीं देख रहे हैं। ये मैं आपके साथ जब शेयर करूंगा तो आप उसमें देख लीजिएगा। सही, टपल के कॉन्सेप्ट को भी हम देख चुके हैं कि भाई एक हमारे पास टपल है, उसके वेरिएबल्स को किस तरीके से हम प्रिंट आउट करवाएंगे, वही लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट है। एक नंबर उठेगा, इधर आएगा, चेक करेगा और वो प्रिंट हो जाएगा। पोर्टल पे मैं ये डाल दूंगा। पोर्टल पे मैंने अभी तक की 12 क्लासेस की रिकॉर्डिंग डाल दी है, तमाम रिकॉर्डिंग्स पोर्टल पे मौजूद हैं। सही, ये मैं स्किप कर रहा हूँ या आप देख लीजिएगा। अगर मैं इसको और डिफाइन करने लगूंगा तो फिर आपने समझी हुई ये बातें, मेरी बातें रिपीट हो रही होंगी और हम अपने टॉपिक को कवर नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि भाई डिक्शनरी को आउटपुट किस तरीके से करवाया जाए फॉर लूप की मदद से। वो इस तरीके से करवाया जाए कि भाई हमारे पास ये डिक्शनरी है, ये की है, ये वैल्यू है। सही, अब हर की वैल्यू को लगाना है, हम इसको सीख चुके हैं लेकिन फिर दोबारा देख रहे हैं। ये की उठेगी, इसको एक्सेस करेगी और इसकी आगे वाली वैल्यू को प्रिंट करवा दे, अपने आप को प्रिंट करवा देगी। अभी यहाँ पे वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही, ये देखें, एंटीबायोटिक, इन्वेंटर और ईयर हमारे पास आउटपुट हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों वेरिएबल्स को, की और वेरिएबल्स को दोनों को आउटपुट करवाऊं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल लगाऊंगा और यहाँ पे एस लगाना भूल जाता हूँ। सही, अब यहाँ पे मैं वैल्यूज को भी लगा दूंगा, तो मेरे पास वैल्यूज भी साथ साथ प्रिंट हो रही होंगी एंटीबायोटिक के साथ। यहाँ पे वही काम हो रहा है जो हमने ऊपर समझा कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स इस डिक्शनरी में से हमारे पास हैंडल हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने एटम्स लिखा है तो दो वैल्यूज आ रही हैं की और पेयर की वैल्यूज में। अगर यहाँ पे मैं कीज लिख दूं तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कीज इधर से आउटपुट में आ रही होंगी। सही, और अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख दूं तो कीज की बजाय पाइथन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को उठा रहा होगा। अब आप देखें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ तो की है, लेकिन मैंने क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज को इस्तेमाल किया है तो एंटीबायोटिक की मेरे पास वैल्यू आ रही है, की नहीं आ रही। तो इस तरीके से हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने आउटपुट को किसी भी डिक्शनरी पे। दूसरी एग्जांपल देख चुके हैं, की उठ के आ रही है वैक्सीन में से और उसका हम वैल्यू को इस तरीके से गेट कर रहे हैं। और आगे आते हैं, डॉट वैल्यूज को मैं बता चुका हूँ, डॉट वैल्यूज लगा देंगे तो सिर्फ वैल्यूज आ रही होंगी। और अगर डॉट एटम्स को लगाएंगे तो दोनों कीज और वैल्यूज एक साथ नमूदार हो रही होंगी। इसको अगर हटाऊं, रन करूं तो ये देखें, फर्स्ट नेम मिलन, लास्ट नेम पार्मर, एज 96, कंट्री फाइनलैंड। पाइथन फ्लो कंट्रोल को हम सीख रहे थे और उसमें हमने देखा था कि 3 टाइप के हमारे पास जो है ना फ्लो कंट्रोल होते हैं। उसमें से हमने कंडीशनल स्टेटमेंट को सीख लिया था, इफ एल्स, एलिफ, नेस्टेड इफ एल्स। आइटरेटिव भी सीख लिया हमने, उसमें फोर सीखा है। अभी हम वाइल को देखने जा रहे हैं,
उसके बाद आज की क्लास में इंशाल्लाह ब्रेक, कंटिन्यू और पास को भी मुकम्मल कर लेंगे। तो इसके अगर आपको कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए तो आप हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ, एल्स, फॉर, वाइल, ब्रेक, पास, कंटिन्यू मौजूद होता है, तो ये आपके और दूसरी चीज़ों में भी मददगार साबित होगा। यहाँ पे बेसिकली ये बता रहा है कि लूप्स हैं, फोर पढ़ लिया है, वाइल को पढ़ने जा रहे हैं। वाइल की हमें ज़रूरत पेश क्यों है जबकि हमारे पास फोर लूप जो है मौजूद है? तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि अगर आपको पता ना हो कि आपका लूप कब तक चलेगा, आपको अंदाज़ा ना हो कि आप लूप कब तक चलाएंगे, तो आप वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। फोर लूप में तो हम बेसिकली ये करते हैं ना कि कोई कंडीशन देखते हैं, कंडीशन ये देते हैं कि भाई एक वेरिएबल बनाओ और दूसरे वेरिएबल में जब तक चलो जब तक आपको नल चीज़ ना मिल जाए। नल चीज़ ना मिले या फिर कोई ऐसी कंडीशन हम लगाते हैं कि यार जब तक चलते रहो जब तक एंड ना हो जाओ। लेकिन वाइल लूप में हमें जब नहीं पता होता कि भाई कंडीशन असल में लगानी क्या है, वर्किंग हमें करनी क्या है, तो हम वाइल लूप का जो है आंख बंद करके इस्तेमाल कर लेते हैं। रिपीटेटिव टास्क, वही बात आ गई कि हमें पता नहीं है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। कॉम्प्लेक्सिटीज भी हम इसकी मदद से रिड्यूस करते हैं। इनडिफाइंड एडिशंस, कब तक चलना है, कहाँ तक चलना है, हम वो लूप के अंदर डिफाइन करते हैं, लूप के शुरुआत में डिफाइन नहीं कर रहे हो। और अगर हम कंडीशन एग्जिट ना करें तो ये लूप इनफाइनाइट चलता रहता है। उसको हम देखते हैं, सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं। वाइल, कंडीशन, फिर सेमीकोलन और वाइल लूप की बॉडी, बस ये हमारे पास वाइल लूप है छोटा सा। ये इसकी डायग्राम है। डायग्राम क्या कह रही है? डायग्राम, अगर मैं इसको बड़ा करूँ, फंक्शन F11, फंक्शन F11 ये बड़ा हो गया। अब भाई स्टार्ट ऑफ द लूप, यहाँ से लूप स्टार्ट हुआ, हमने यहाँ पे वाइल की कंडीशन लगाई हुई है। अब कंडीशन जब तक चलेगी जब तक ट्रू है, ये यहाँ से हमारे पास रन होते ही रहेगा, इनफाइनाइट चलता रहेगा जब तक उसको कोई ब्रेक की कमांड ना मिल जाए या फिर कोई ऐसी कमांड मिल जाए जहाँ पे उसको एग्जिट करना है। तो ये वाइल लूप की वर्किंग है, जैसे ही उसको फाइल्स मिलेगा वो लूप को एग्जिट कर जाएगा। और अगर हमें लूप एग्जिट करना है, मिसाल के तौर पे इनफाइनाइट लूप मैंने चला दिया है और लूप मेरे से एंड नहीं हो रहा, तो मैं या तो कर्नल को रिस्टार्ट करूंगा इस तरीके से, या फिर मैं CTRL+C को दबाऊंगा। तो वाइल लूप का मकसद आपको समझ आया कि हम इसको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर लूप तो हम जब हम कंडीशन पता होती है जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और वाइल लूप जब कर रहे होते हैं जब हमें कंडीशंस का अंदाजा नहीं होता। उसकी पहली एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई लूप को जब तक चलाओ जब तक जो है वो क्या नहीं होता, 5 से लेस देन नंबर्स का काउंट नहीं हो जाता। जैसे ही रन करूंगा मेरे पास 1 से लेके 4 तक आउटपुट आ जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे 10 कर दूं तो मेरे पास 1 से लेके 9 तक आउटपुट आ गया। और अगर मैं इस कंडीशन को हटा दूं तो आप देखें क्या होगा मेरे पास। मैं इसको रन करता हूँ, अभी मेरे पास 1 इनफाइनाइट चल रहा है, देखें खत्म ही नहीं होगा ये मेरे पास। अब ये मेरा सिस्टम की प्रोसेसिंग भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो 100% पे जा रही होगी। फंक्शन F11, और इस साइन से भी आप पता लगा सकते हैं कि मेरा लूप जो है ना वो चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा छोटा सा, यहाँ पे ये जो आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं अपना टास्क मैनेजर खोलूँ तो टास्क मैनेजर मेरे पास 100% प्रोसेसिंग पे जा रहा है, इस वजह से कि हमारे पास जुपिटर नोटबुक चलती ही जा रही है, 100% प्रोसेसिंग कर रहा है। तो ये हमारे लिए खतरनाक बात है। बताने का मकसद ये है कि आप जब भी ये फॉर लूप लगाएंगे तो उसको अंदर एक ऐसी कंडीशन लगाएंगे कि यार आपका लूप जो है ना वो एग्जिट हो जाए। अगर तो एग्जिट ना होगा तो वो इनफाइनाइट आपके जो है ना आउटपुट लगा रहा होगा। देखें अभी भी ये प्रिंट कर रहा है 1 1 1 1 1। अब मुझे क्योंकि इसको एग्जिट करना है तो मैं CTRL
सी को जैसे ही दबाऊंगा तो मेरा लूप एग्जिट हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो मेरे पास दूसरा कंडीशन ये है कि मैं अपना कर्नल यहाँ से रीस्टार्ट करूँ। जैसे रीस्टार्ट करूंगा मेरा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा और मेरी जो वर्किंग है पीसी की वो नॉर्मल कंडीशन में आने लग जाएगी। अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगी और फिर ये डाउन टाइम में आने लग जाएगी। देखिए 99, 82, 79, ये आहिस्ता आहिस्ता ग्राफ मेरा नीचे आ रहा है क्योंकि मेरे पास अब वर्किंग नहीं हो रही। तो ये इसका सबसे पहले टेक्निकल ओवरव्यू मैंने दे दिया है आपको। इसको CTRL-Z करते हैं। अब ये कंडीशन हमने लगा दी है। कंडीशन ये लगा दी है कि जब भी चलो काउंट के अंदर एक इंक्रीमेंट कर दो, काउंट के अंदर इंक्रीमेंट कर दो, और जब तक चलो जब तक काउंट 10 से छोटा है। सही, काउंट जब तक 10 से छोटा है, जब तक आप 1 से लेके 9 तक वैल्यूज को प्रिंट करवा दो। अगर मैं यहाँ पे इज इक्वल्स का साइन लगा दूंगा तो ये पहले नहीं आएगा, ये बाद में आएगा। तो ये 1 से लेके 10 तक हमारे पास वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको व्हाइल लूप की वर्किंग समझ आई होगी। हमें बेसिकली व्हाइल लूप के अंदर ये कंडीशन लगानी है कि यार यहाँ तक आपने चलना है, जब भी हमारी ये कंडीशन मीट हो जाए आप ब्रेक कर दो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं ब्रेक स्टेटमेंट लगा देता हूँ। ब्रेक स्टेटमेंट लगाया, व्हाइल लूप मेरा चला, प्रिंट काउंट किया और ये ब्रेक हो गया यहाँ पे। सही, अभी तो मैंने यहाँ ब्रेक लगा के ये पूरा प्रोग्राम को एग्जिट कर दिया, लेकिन मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ कि भाई इफ काउंट इज इक्वल्स टू 5, फिर आप ब्रेक की कमांड चलाओ, वरना 4 तो चलते रहो। मेरा क्या है, नेम काउंट COUNT एन लगाया है। सही, ओ हो, अभी भी देखें इन्फिनाइट चल गया है लूप। इन्फिनाइट क्यों चला है? क्योंकि मैंने यहाँ पे ये तो लगा दिया है। अब ये काउंट में इंक्रीमेंट मैं तो करवा ही नहीं रहा कहीं पे। अब क्योंकि मैं कहीं पे इंक्रीमेंट करवा नहीं रहा तो मेरा प्रोग्राम लातादार तरीकों में चल रहा है। अगर मैं इसको जल्दी से सही नहीं करूं तो फिर मेरी प्रोसेसिंग 100% पे जा रही होगी, और इसका नुकसान ये होगा कि जब आपका कंप्यूटर जो है ना वो 100% प्रोसेसिंग पे काफी वक्त तक चलेगा, मिसाल के तौर पर आधे घंटे तक चलेगा, तो फिर आपका जो मदरबोर्ड है उसका खराब होने के चांसेस हैं। क्योंकि आपका कंप्यूटर जब 100% प्रोसेसिंग पे चल रहा होगा तो वो हीट जनरेट करेगा, हीट जनरेट करने से मदरबोर्ड पे असर पड़ेगा। मतलब इतने मसले की बात नहीं है, लेकिन इसका आपको ख्याल करना है। अब यहाँ पे मुझे कंडीशन क्या लगानी थी, Z count is equals to count +1, CTRL इंटर। तो मेरे पास 1 से लेके 5 तक वैल्यूज प्रिंट आउट हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं। num is equals to 10, sum is equals to 0, i is equals to 1। ये वाइल का लूप जब तक चलाओ जब तक हमारे पास इंक्रीमेंट हो रही है, और i हमारे पास लेस देन और इक्वल्स टू नम है। नम हमारे पास क्या है, 10 है। तो इसका मीन्स ये है कि हमारे पास ये कंडीशन 9 तक चलेगी सक्सेसफुली। ये हम बात कुछ समझ चुके हैं। तो जब भी अब चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड लेके चलते हैं। अब ये सिर्फ ये लाइन प्रिंट क्यों हो रही है, इसके दरमियान वाली चीज़ें प्रिंट इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये प्रिंट का लूप हमारे पास वाइल की बॉडी से बाहर है। जब ये तमाम चीज़ें परफॉर्म हो जाएंगी तो इसके पास एक वैल्यू होगी, वो वैल्यू यहाँ पे आके हमारे पास आउटपुट में शो हो जाएगी। एक और वेरिएबल है, एक और कंडीशन है, काउंट हमने 0 दिया हुआ है और नंबर हमने 180 दिया हुआ। नंबर कहाँ कब तक चलेगा, जब तक 10 से बड़ा है। सही, 180 नंबर्स जब तक 10 से बड़ा है जब तक ये लूप चलता रहेगा। जैसे ही नंबर्स 180 से छोटा होगा, मतलब 10 से छोटा होगा, हमारा लूप एग्जिट कर जाएगा। बेसिकली हमें ये बता रहा है कि भाई
इसके अंदर हमें 180 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितनी आइट्रेशन जो है ना चलानी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं, इसको भी इग्नोर करते हैं। सिंपल फैब्रिक सीरीज, इसको भी इग्नोर करते हैं, या आप देख लीजिएगा। मैं सिर्फ वो मोटे मोटे कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको जो आपको समझने के लिए जरूरी है। इफ एल्स, अब यहाँ पे देखें, एक हमने इनपुट ले रहे हैं यूजर से। इनपुट किस टाइप का ले रहे हैं? इंटीजर टाइप का ले रहे हैं। और उस इंटीजर टाइप के इनपुट को एक n वेरिएबल में सेव करवा रहे हैं और उसके ऊपर वाइल लूप चला रहे हैं। अब वाइल लूप में क्या कर रहे हैं कि भाई n इज ग्रेटर देन 5। अगर तो इनपुट 0 से बड़ा है तो उस प्रोग्राम को चलाते रहो और उस इनपुट में से हर दफा एक वैल्यूज को माइनस करते रहो। अब वो क्या करेगा, वो हमारे दिए गए नंबर में से इवन और ऑड नंबर को प्रिंट करवाएगा। जैसे ही यहाँ पे आएगा, चेक करेगा कि भाई 2/2, जिसका रिमाइंडर 0 आता है। अब क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ट्रू होने के बाद वो हमें बता देगा कि भाई आपका दिया गया नंबर इवन है ऑड है। चलाते हैं इसको, मैं 10 दे देता हूँ तो 10 से लेके 1 तक के दरमियान में जो भी इवन और ऑड नंबर हैं वो इस मदद से हमारे पास आ गए हैं। ये लूप एग्जिट क्यों किया है? क्योंकि ये कंडीशन हमें एग्जिट करने पे मजबूर कर रही है। स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स, वही मैथमेटिकल्स फंक्शंस लगा रहे हैं। ये तमाम चीजें खत्म होने के लिए यहाँ पे कंडीशंस लगी हुई हैं जो कि इस लूप को एग्जिट कर रही हैं। ये भी हमने देख लिया। अब यहाँ पे आते हैं कि भाई वाइल लूप विद एल्स। एल्स से क्या मुराद है और एल्स कब चलेगा हमारे पास? फोर लूप में हमने देखा था एल्स हमारे पास उस वक्त चलता था जब हमारे पास फोर लूप की कंडीशन मीट नहीं होती थी। सही, जब हमारे पास उसका आउटपुट फॉल्स आता था तो हमारे पास एल्स चलता था। वाइल लूप में भी हमारे पास यही कंडीशन है। जब अगर हमारे पास ये चीज नहीं चली तो हमें फिर वो एल्स का आउटपुट जो है ना शो करवाएगा। और इसको हम देखने के लिए यहाँ पे एक आउटपुट लिख देते हैं कि भाई आउटपुट ऑफ वाइल एल्स कंडीशन। इसका मकसद दोबारा बता देता हूँ। इसका मकसद ये होता है, मिसाल के तौर पर हमने ये अपने कोड में इस्तेमाल किया और ये कंडीशन मीट नहीं हुई। सही, ये कंडीशन मीट नहीं हुई और ये पीस ऑफ कोड चला ही नहीं। तो हमें किस चीज से पता चलेगा कि भाई ये पीस ऑफ कोड नहीं चला? वो इस एल्स की मदद से पता चलेगा। मिसाल के तो अब हमें प्रिंट यहाँ से ये चीज रिटर्न करेगा और ये रिटर्न करने के बाद हमें पता चलेगा कि भाई इस स्पेसिफिक वैल्यू पे, इस स्पेसिफिक कंडीशन पे हमारा तो कोड जो है वो रन ही नहीं कर रहा है, हमारी कंडीशंस मीट नहीं हो रही। तो फिर हम अपने प्रोग्राम को इस तहत बनाएंगे कि हमारी कंडीशंस मीट हों और हमारे जो डिजायर्ड आउटपुट है वो हमें मिले। ठीक, इसको चला रहे हैं और हमारे पास अभी आउटपुट आ रहा है, आउटपुट ऑफ वाइल एल्स कंडीशन 5। सही, अब कंडीशन 5 आउटपुट कहाँ पे गया? 5 पे गया। कन्फ्यूजन होगी मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे, अगर है तो पूछ लें। मैं काउंट को 6 कर देता हूँ और ये मैंने रन किया। अब आप देखें, मैंने जैसे इसको रन किया मेरे पास 6 इज लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स आ गई। ये लूप नहीं चला, ये लूप नहीं चला तो ये आउटपुट मेरे पास शो हो गया, आउटपुट ऑफ वाइल एल्स कंडीशन 6। मैं यहाँ पे ये हटा दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा भाई आपकी कंडीशन मीट नहीं हुई और ये सीन हो गया आपके साथ। अब मैं यहाँ पे 3 कर दूं तो ये मेरा लूप चल जाएगा। लूप चलने के साथ साथ मुझे ये आउटपुट भी दिखा रहा होगा। तो इसका ये वर्क है।
आगे आते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं, इसको दोबारा रन करते हैं। 1 इज लेस देन टू 6, प्रिंट 1 i+1 6, 1 से लेके 6 तक हो गया। 6 करने के बाद हमें उसकी कंडीशंस को चेक करना है कि आया हमारे पास वो लूप सही चला है या नहीं चला है, तो हम एल्स का मदद लेंगे। यहाँ पे भी तमाम वही वर्किंग हो रही है। वर्किंग होने के बाद नीचे आ जाते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट। इफ एल्स को हम क्या कहते हैं? कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट भी हम सीख चुके हैं, वही कंडीशन का इस्तेमाल हो रहा है। काउंट 0, काउंट 0 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो हमें पास 0 प्रिंट हो जाएगा, और काउंट के अंदर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। काउंट कब तक चलेगा? जब तक 3 के बराबर नहीं आ जाता। जैसे ही 3 के बराबर आएगा, वाइल का लूप एग्जिट हो जाएगा बेसिकली। अब यहाँ पे और ज्यादा डिफाइन क्यों किया हुआ है? क्योंकि जब हमने ये चीजें पढ़ी थी तो ये हमने सरसरी तौर पे पढ़ी थी। मिसाल के तौर पे अब आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन में मिल रही है, तो इस डॉक्यूमेंटेशन को मैं जब भी जो है ना जल्दी जल्दी नीचे कर रहा हूँ, आप ये नहीं समझिएगा कि मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। जो आपके साथ ये शेयर की जाएंगे तो आपको पता होगा कि ये चीजें क्या हैं। हम ये चीजें पढ़ चुके हैं, तो जब भी हम इसको गो थ्रू कर रहे हैं सिर्फ। यहाँ पे एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं, और ये इस वाइल की मदद से चल रहे हैं। जैसे ही कंडीशन 3 पे आएगी आएगी हमारा लूप एग्जिट हो जाएगा। और देखें, शुरू के 3 लगाए, बाकी एग्जिट हो गया, और इसमें कोई भी नई चीज नहीं है। नेस्टेड वाइल लूप क्या है? फोर लूप की तरह है, मतलब वाइल के अंदर वाइल लूप होना, वाइल के अंदर एक और वाइल। जब दो एक तरीके के लूप एक साथ पाए जाएं तो उसको फिर हम नेस्टेड कंडीशन कह देते हैं। तो इस तरीके से ये नेस्टेड वाइल लूप बन गया है। इसकी एक कंडीशन में आपको समझा देता हूँ, बाकी फिर आप देख लीजिएगा। आई के अंदर हमने 1 डाल दिया है, वाइल लूप चला है। 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू हो गई। जैसे कंडीशन ट्रू हो गई, वो नीचे आया, उसको j इज इक्वल टू 1 मिला, सही। और अब यहाँ पे हम एक कंडीशन चला रहे हैं वाइल की। तो अब यहाँ पे जो ये कंडीशन है, इसको नहीं पता कि हमारे पास पीछे एक वाइल लूप लगा हुआ है। ये एक इंडिपेंडेंटली अलहदा से लूप चलेगा। जैसे ये लूप चलेगा तो j की वैल्यू इसको 1 मिलेगी। 1 10 से छोटी है, तो जब तक ये चलेगी, जब तक ये मीट नहीं हो जाती। जैसे ये मीट करेगी, यहाँ से ये एग्जिट करेगा। एग्जिट करने के बाद दोबारा इधर आएगा, और दोबारा ये कोड इसको चलने के लिए मजबूर करेगा, जब तक हम 3 तक नहीं पहुंच जाते। जैसे ही 3 पे पहुंचेंगे, पूरा कोड एग्जिट हो जाएगा, और हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। देखें, अभी तक कोई सवाल? मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, कोई सवाल अगर आपका हो किसी भी चीज को लेके, कोई चीज समझ ना आई हो, किसी चीज का मैंने सही एग्जांपल ना दी हो, तो आप पूछ सकते हैं। कोई वर्किंग आपको समझ नहीं आ रही कि भाई ये 10 यहाँ पे क्यों आया, और 10 यहाँ पे आने के बाद आपने जे यहाँ पे इस्तेमाल किया, और जे की वैल्यू कहाँ से गेट हो रही है, किस तरीके से हम जे की वैल्यू को ला रहे हैं, वो सवाल कर सकते हैं आप। कोई कंफ्यूजन हो रही है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर आपको देखने में आ रही है क्या? जब मैं इसको अपने कोड में इस्तेमाल करने लगूंगा तो मुझे ये सही समझ नहीं आ रही। आप सवाल नहीं कर रहे, इसका मतलब मैं ये एज्यूम करूंगा कि आपको समझ आ रहा है। फोर वाइल के अंदर हम फोर लूप को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फोर लूप के अंदर हम वाइल लूप को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ के अंदर हम फोर लूप को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ के अंदर हम वाइल लूप को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरीके से। हम्म हम्म सही है भाई, ये तमाम चीजें अगर आप गो थ्रू कर लिएगा, ये कुछ सवाल हैं, या आपकी कॉन्सेप्ट्स को और बेहतरीन तरीके से क्लियर कर देंगे। हमारा जो बेसिक काम है वो ये है कि हम कॉन्सेप्ट को जो है ना क्रिएट करें। ब्रेक, कंटिन्यू, पास को हम सीख चुके हैं, क्योंकि हमने उसको सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था। यहाँ पे मैं जल्दी से दोबारा उसका ओवरव्यू दे देता हूँ। हमने इसकी एक अलग से स्लाइड्स बनाई थी,
ताकि जिसको अगर कोई मसला हो तो वो यहाँ से देख ले। जल्दी से ओवरव्यू करूंगा, जिसने सीखा हुआ है जिसको आता है वो थोड़ा सा देखे, दोबारा देख ले उसको, और कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे। हमारे पास 3 किस्म की कंट्रोल स्टेटमेंट होती हैं पाइथन के अंदर। ये कंट्रोल स्टेटमेंट है, जो हमने पहले देखी वो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट थी। दोबारा यहाँ पे आता हूँ, ये फ्लो स्टेटमेंट थी, फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट थी। और ये जो हम देखना चाह रहे हैं ये कंट्रोल स्टेटमेंट है उस टाइप की जो कि तीनों के तीनों लूप्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं। तीनों के तीनों लूप्स को कहाँ तक चलना है, कहाँ नहीं चलना, और किस चीज को स्किप करना है, उसके लिए हम ब्रेक, कंटिन्यू और पास को इस्तेमाल करते हैं। ब्रेक, कंटिन्यू, पास का क्या काम होता है? ब्रेक, कंटिन्यू, पास का ये काम होता है कि मैंने वाइल का लूप लगाया, उसके आगे कंडीशन लगाई, अब वो वाइल की लूप चलता रहेगा इनफिनाइट। अगर मैं चाहता हूँ कि एक सर्टन पॉइंट पे आके वो लूप एग्जिट कर जाए तो मैं वहाँ पे ब्रेक का इस्तेमाल करूंगा। जैसे ही मैं ब्रेक का इस्तेमाल करूंगा तो मेरा लूप खत्म हो जाएगा और वो अपने आगे कोई स्टेटमेंट होगी तो उसको रन करेगा, वरना तो वो एग्जिट कर जाएगा। कंटिन्यू की स्टेटमेंट क्या करती है? कंटिन्यू की स्टेटमेंट ये करती है कि हमारी तमाम स्टेटमेंट उससे ऊपर वाली जो मौजूद होंगी वो चलेंगी। जैसे ही कंटिन्यू पे आएगा, कंटिन्यू पे आने के बाद तमाम नीचे की वैल्यूज को स्किप कर देगा, स्किप करने के बाद दोबारा लूप पे आ जाएगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट पे काम करने लग जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे काम करेगा और उसका फिर आउटपुट दिखा रहा होगा। अगर फिर दोबारा कंटिन्यू पे आ जाता है तो कंटिन्यू पे आने के बाद फिर दोबारा नीचे की तमाम चीजों को स्किप कर देगा। अब कंटिन्यू और ब्रेक का इस्तेमाल हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने इफ के अंदर देखा, हम फोर लूप के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइल लूप के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसको सिर्फ डायरेक्टली इस्तेमाल करें तो फिर हमारा लूप हर दफा यहाँ पे आएगा और ब्रेक पे आने के बाद एग्जिट कर जाएगा अपने प्रोग्राम से। कंटिन्यू का हर दफा इस्तेमाल करेंगे बिना लूप, बिना फोर लूप, बिना वाइल लूप के, तो फिर जैसे ही यहाँ तक लूप आएगा अपनी वर्किंग करेगा, वो कंटिन्यू पे आने के बाद तमाम नीचे वाली चीजें उसको नजर नहीं आ रही होंगी। सही। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको बड़ा करता हूँ। लूप स्टार्ट हुआ, कंडीशन लगी हुई है, कंडीशन लगी हुई है, कंडीशन सही है, उसको ब्रेक मिला, ब्रेक मिला तो रिमेनिंग बॉडी उसने क्या किया? एग्जिट कर दी। ब्रेक, यस, ब्रेक, यस, एंड ऑफ द लूप, खत्म। और अगर ब्रेक उसको नो मिला, मतलब कंडीशन यहाँ पे आपने लगाई हुई है, तो फिर वो आपका कोड चला रहा होगा दोबारा जब तक कंडीशन ब्रेक पे नहीं आती। जैसे ही ब्रेक पे आएगी यस होगा और अपने आप को वो मिटा देगा। एक और एग्जांपल, फॉर वार इन सीक्वेंस, इफ कंडीशन मीट हो गई ब्रेक कर देगा, आउटसाइड लूप आ जाएगा। यहाँ पे भी वही एग्जांपल दी गई है वाइल लूप में। इसको रन करता हूँ, इसको मैंने रन किया, एक नंबर्स की लिस्ट है, 4 का लूप है और 4 का लूप प्रिंट करवाएगा करंट नंबर, और अगर नंबर 100 से बड़ा होगा तो अपने आप को एग्जिट कर जाएगा। यहाँ पे वही कंडीशन होगी। अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू का इस्तेमाल कर लूँ तो कंटिन्यू का काम से क्या होगा, चलें उसको नीचे देखेंगे। सही। यहाँ पे 30 के बाद हमारे पास 120 था, अब क्योंकि 120 था हम बोल रहे हैं कि भाई 100 पे एग्जिट कर जाओ। मैं यहाँ पे आया, बड़ा है, कंडीशन मीट, लूप खत्म, काम खत्म। यहाँ पे भी यही है कि भाई रेंज 10 तक चलाओ, 10 तक चलाओ, अगर 5 आ जाए बीच में तो अपने आप को एग्जिट कर जाओ। ये आ गया आउट ऑफ लूप। सही। इसने 1 2 3 4 तक करवाया, 4 करवाने के बाद आउट ऑफ लूप आ गया। कंडीशन अगर मैं 7 दे दूं तो 7 तक चलाएगा, जैसे ही 7 पे पहुंचेगा ब्रेक की स्टेटमेंट मिलेगी, बाहर आ जाएगा। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। कंटिन्यू पे आते हैं। कंटिन्यू जैसा मैंने अभी आपको बताया कि नीचे की स्टेटमेंट को स्किप करता है। कंडीशन लगी हुई है, कंटिन्यू आया, सही, कंटिन्यू ट्रू हो गया, यस हो गया, यस हो गया तो दोबारा कंडीशन पे चले जाएगा, उस कंडीशन को स्किप कर देगा, फिर दोबारा आएगा। अगर कंटिन्यू
नो है तो रिमेनिंग बॉडी को चलाएगा। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास एक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सही। ये एक लिस्ट के अंदर है। अब इसको मुझे प्रिंट करवाना है, सही। मैंने कंडीशन में कंटिन्यू इस्तेमाल किया हुआ है, मतलब पहले लूप आया, 1 आ गया, 2 आ गया। अब मैंने लगाया हुआ भाई इफ ए इज इक्वल्स टू 3 कंटिन्यू। सही। अब उसको जैसे ये कंडीशन मिलेगी तो वो 3 प्रिंट नहीं करवाएगा, वो डायरेक्ट फिर 4 पे आ जाएगा। मतलब 1, 2 और 4 मेरे पास आ रहा होगा, 3 को वो बीच में से स्किप कर देगा। नीचे आते हैं, ये देखते हैं दोबारा हमारा स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट्स चलाएगा, इफ की कंडीशन कंटिन्यू मिलेगी तो दोबारा ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे मिसाल ले लेते हैं इसकी। आउटपुट हमें इसमें से स्पेसिस को जो है ना रिमूव करना है। हमने ये कंडीशन लगाई हुई है कि भाई साइज तक चलो इस नाम की लेंथ के स्ट्रिंग के। अब इस नाम की लेंथ की स्ट्रिंग जब तक चल रही होगी, जब तक ये कंडीशन मीट हो रही है। अब क्योंकि ये कंडीशन मीट हो रही है तो हर दफा हमारा प्रोग्राम चल रहा है। अब जैसे वो इफ की कंडीशन पे पहुंचता है, उसको इस लिस्ट के अंदर इस इंडेक्स पे, जो कि हर दफा इंक्रीज हो रहा है, पहले 0 पे होगा, फिर 1 पे होगा, फिर 2 पे होगा, और वहां पे उसको स्पेस मिल रहा है। इस स्पेस का फंक्शन से हम क्या करेंगे, इस स्पेस का पता लगाएंगे। अगर तो स्पेस मिल रहा है तो कंटिन्यू कर दो, मीन्स कि ये वाली कंडीशन ना चलाओ, स्पेस को यहाँ पे ना दिखाओ, सही। स्पेस को ना दिखाओ, कंटिन्यू कर जाओ, दोबारा ऊपर आ जाओ। अब वो दोबारा ऊपर आएगा, दोबारा कंडीशन चलाएगा, और जब जब उसको स्पेस मिलेगा तो वहां पे अपने आप को इस चीज को प्रिंट नहीं करेगा। अब आप बोल रहे हैं कि यार फिर ये किस तरीके से आ रहा है, ये वाले जो स्पेसेस आ रहे हैं, तो ये स्पेसेस फिर हमने इस प्रिंट की मदद से प्रिंट करवाएं। मतलब ये वाले स्पेसेस तो स्किप हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्पेसेस आ रहे हैं वो इस वाले प्रिंट की मदद से हमारे पास नमूदार हो रहे हैं। अगर मैं इसकी जगह प्लस को लगा दूं तो हर 8 हर के दरमियान प्लस हमारे पास आ रहा हो। और अगर मैं यहाँ से इस स्पेस कंटिन्यू की स्टेटमेंट को हटा दूं, तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने कोई भी स्टेटमेंट नहीं लगाई हुई, तो यहाँ पर देखें डबल स्पेसेस आ रहे हैं, वो इस स्पेसेस के ऊपर आके कंटिन्यू नहीं हो रहा, उसको अलग से दिखा रहा है। यहाँ पे दोबारा आते हैं, इंटर अ वर्ड, अगर ए है तो कंटिन्यू कर जाओ, वरना चलाओ। मैं अदर लिखता हूँ, अदर में से ए फाउंड हो गया तो उसने अपने आप को दिखा दिया, सही। और जैसे ही ए फाउंड हुआ, उसने प्रोग्राम को ब्रेक कर दिया, वो आगे गया ही नहीं। मैं ये कमांड चलाता हूँ, मैं ए लिख के एंटर करता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। मतलब जैसे ही ये कंडीशन मीट होती है, सही, प्रोग्राम एग्जिट हो जाता है। प्रोग्राम फिर दूसरी कंडीशन को चेक करने के लिए जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे दोबारा इसको एंटर करूँ और ए ग्रेटर देन दे दूँ, कंडीशन मीट हो गई, सही। जैसे ही कंडीशन मीट हो गई तो ये वाली कमांड हमारे पास नहीं चली। अब ये वाली कमांड हमारे पास क्योंकि नहीं चली, तो हमारे पास प्रिंट हुसैन नजर आ रहा है। समझ आई मेरी बात। अब मिसाल के तौर पर मैं इनपुट की जगह जो है ना एक एरे दे देता हूँ। अब एरे में मेरे पास मुख्तलिफ चीजें होंगी। एरे में मेरे पास छोटा ए, ए है, एक बड़ा ए है, सही है, एक छोटा छोटा ए है, और एक हमारे पास बी है। अब ये मेरी कमांड चल रही है। ये सबसे पहले आया, इसको यहाँ पे ए मिला, सही। ए इज नॉट इज इक्वल्स टू ए। अब उसको जैसे ही मिला कि भाई ए इज नॉट इज इक्वल्स टू ए, कंडीशन जो है ना ये फॉल्स हो रही है, क्योंकि ए इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स ए होता है, तो उसने प्रिंट हुसैन प्रिंट करवा दिया। अब वो ए पे आया, इसको आखिरी में करते हैं।
अब देखें अभी भी मेरे पास हुसैन आ रहा है, वो ए पे आया, इज नॉट इज इक्वल टू, उसने कंटिन्यू कर दिया, मतलब प्रिंट हुसैन नहीं किया उसने। प्रिंट हुसैन क्यों नहीं किया? क्योंकि कंटिन्यू के बाद वो कोई कंडीशन नहीं चलाता। बी पे आया, बी पे जैसे ही आया, बी इज नॉट इज इक्वल टू ए। अब क्योंकि हमारी कंडीशन मीट नहीं हो रही, हम नहीं चाह रहे कि आगे का प्रोग्राम चले। अब आगे का प्रोग्राम नहीं चलेगा तो दोबारा वो कंडीशन चेक करने चले जाएंगे। इसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर मैं दूं, तो मिसाल के तौर पे ये यूजर का पासवर्ड है, सही, और हम कमांड चला रहे हैं अपनी। अब यूजर फर्स्ट ट्राई करता है, यूजर ने एक पासवर्ड डाला, पासवर्ड हमारे पास हमारे सिस्टम में आया, हमारे लूप में आया, और हम देख रहे हैं कि भाई अगर तो पासवर्ड उसके दिए गए पासवर्ड से मैच नहीं करता, मतलब उसका पासवर्ड ये था भाई बंदे का ना, अगर तो मैच नहीं कर रहा तो कंटिन्यू कर जाओ। कंटिन्यू क्यों कर जाओ? क्योंकि वो बंदा ऑथेंटिक नहीं है। अगर ऑथेंटिक है तो ये कमांड नहीं चलाओ और उसको हमारे सिस्टम का एक्सेस दे दो। मतलब यहाँ पे हमारे पोर्टल की वीडियोस हैं, मिसाल के तौर पे ये मेरी पोर्टल की वीडियोस हैं सारी की सारी। अगर ये मैच नहीं कर रहा तो कंटिन्यू कर जाओ, ये वीडियोस का एक्सेस नहीं मिलेगा उसको। और अगर तो नहीं कर रहा, ये पासवर्ड सेम है, तो फिर उसको वीडियोस दिखा दो। ये आसान तरीके में मैं समझा सकता हूँ आपको। अगर आप फिर बोलेंगे तो फिर मैं आपको इसकी दूसरी एग्जांपल दे सकता हूँ। पास स्टेटमेंट को समझ रहे हैं? पास स्टेटमेंट को हम वैसे देख चुके हैं। पास स्टेटमेंट क्या करती है? आपने कोई लूप लिखा, कोई वाइल लूप लिखा, और उसमें जो है ना आपने क्या करना है कि आपको नहीं पता कि उसके आगे आपने क्या इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पे आपने एक यहाँ पे लूप इस्तेमाल किया फॉर मन इन मंथ्स, उसके बाद आपको कंडीशंस का नहीं पता, तो आप डायरेक्टली पास लिखें और अपना कमेंट जो है ना चला दें, आपके पास कोई एरर नहीं आएगा। ये तो सिर्फ ये वाली कंडीशन चली है ना, इस वाली कंडीशन को कोई एरर नहीं है। जहां तक आप कोडिंग करें, कोडिंग करने के बाद आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई इस कोडिंग के बाद हमें क्या करना है, वहां पे आप पास का इस्तेमाल कर दें। पास का कमांड हमें बिना एरर दिए हमारे कोड को रन कर देगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने प्रिंट लिखा, प्रिंट लिखने के बाद उसके अंदर हुसैन लिख दिया, तो सही। अब हमारा प्रोग्राम यहाँ तक चलेगा, यहाँ पे आने के बाद तमाम प्रोग्राम को स्किप कर देगा। मैं इसको रन करता हूँ और ये देखें 1 से लेके 4 तक आता है वो। 4 पे आने के बाद ये प्रिंट करवा रहा है हर दफा, और मैंने पास की स्टेटमेंट लगाई हुई है यहाँ पे भी। यही सिर्फ हमने एक लूप बना दिया, और लूप बनाने के बाद उसके अंदर पास लिख दिया, तो हमें एरर नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पे पास हटा दूं और उसको रन करूं, तो मेरे पास एरर क्या आ रहा है? मेरे पास एरर ये आ रहा है कि भाई इंडेंटेशन का एरर आ रहा है। वही समझ रहा है कि ये प्रिंट इसके अंदर इस्तेमाल होगा, मतलब कि इसके अंदर मुझे कुछ ना कुछ जो है ना वो यूज करना पड़ेगा। अब मैं अगर कुछ भी यूज नहीं कर रहा, मैंने अपना कोड लिख दिया है कुछ ना कुछ, और मैं चाह रहा हूँ कि यार ये मैंने जो कोडिंग की है मेरी ज़ाया ना जाए, तो मैं सिर्फ पास लगा दूंगा और मेरा प्रोग्राम रन कर जाएगा, मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा। यहाँ पे भी हमने देखा कि यार यहाँ तक मैंने कोडिंग कर दी, इसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ इस तरीके की कंडीशंस लगाई हुई हैं जो कि एरर देंगी, तो सिर्फ सिंपली मैं पास का सिंबल इस्तेमाल करूंगा और रन कर दूंगा, तो मेरे पास एरर नहीं आएगा। वाइल के लूप के अंदर मेरे ख्याल से ये इस्तेमाल नहीं होता। थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रही है, तो इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आप मुझे याद दिला दीजिएगा। बाकी आपसे कुछ सवाल हैं? क्लास हमारी ओहो 8 मिनट ज़्यादा आ गई, चल गई है, तो क्लास का आज एंड करते हैं। कुछ सवाल हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, आपने इनके आंसर जो हैं मुझे व्हाट्सएप पे भेजने हैं। इन सवाल के आप स्क्रीनशॉट ले लें, और ये 5 सवाल हैं मेरे पास, इन 5 सवालों के आपने आंसर मुझे व्हाट्सएप करने हैं। स्क्रीनशॉट लेके मुझे यस लिख दें, ताकि मुझे पता हो कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। जी जुबैर, मैं आपका मसला हल करता हूँ क्लास के बाद, आप क्लास में मौजूद रहिए। बाकी क्लास एंड हो गई, आपका कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं, माइक ऑन करके भी कर सकते हैं। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही और मुझे फीडबैक ज़रूर दें, क्लास से रिलेटेड जो भी फीडबैक हो कि यार
मुझे क्या इम्प्रूवमेंट्स करनी चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह उसको देखूंगा और नेक्स्ट क्लास में और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। जीशानी, आपने कल की क्लास से पहले पहले मुझे इसके आंसर देने व्हाट्सएप पे कि भाई कंट्रोल स्टेटमेंट कितनी होती है पाइथन के अंदर, हमने अभी पढ़ा है कि और क्या हम लूप के अंदर पाइथन के ब्रेक को इस्तेमाल कर सकते हैं, और ब्रेक और कंटिन्यू के दरमियान में क्या हमारे पास डिफरेंस है, और क्या कंटिन्यू स्टेटमेंट को हम इफ स्टेटमेंट के अंदर लगा सकते हैं, और पास का कीवर्ड जो है ना किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये इसलिए अब मैं सवाल देने लगूंगा आपको कि आप लोग एक्टिव एक्टिव रहें और कुछ वर्किंग करें।